Alright guys, we're going to start with the chapter number 4, and it's known as electrochemistry. Now electrochemistry within our entire IGCSE syllabus lies as the 4th chapter, right? Now we call it electrochemistry primarily because we're not only going to talk about electrolysis, there's something else that we have to also talk about within the bounds of our syllabus, right? Now if I were to really open the syllabus that we have in here, we have two parts to the chapter electrochemistry, and that is the first part, which deals mostly with the electrolysis, which essentially also refers to the fact that 90% of this entire subject, this entire topic, electrochemistry itself, is actually the electrolysis. A very small portion of it is something what you call hydrogen oxygen fuel cells, right? So obviously hydrogen oxygen fuel cells are going to be mostly up until the advantages and the disadvantages. तो बेटा इसके अंदर ना हमने ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में स्टडी नहीं करना है. इसमें मोस्टली हमने खाली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तक देखना है और बिल्कुल प्राइमरी देखना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स होते क्या हैं, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, व्हाट्स द बाय प्रोडक्ट्स ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो बेटा प्राइमरी हमारे पास ये चीज़ होगी. बट देन दिस इज द मेन पार्ट दैट वी हैव टू गो ओवर फ्रॉम द सिलेबस, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इटसेल्फ. तो बेटा पहले तो ये चीज़ समझनी कि इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है. तो हम ऑब्वियसली इस चैप्टर को दो हिस्सों में पढ़ेंगे, जिसमें 90% इलेक्ट्रोलिसिस होगा और बाकी का जो 10% है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेटा फ्यूल सेल्स होंगे. अ वेरी ब्रीफ थिंग दैट आई वुड वांट टू इधर ऐड इज कि बेटा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता बिल्कुल बेसिक चीज़ों का. तो वी आर गोना गो ओवर टू द वेरी वेरी बेसिक चीज़ें जो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आनी चाहिए. ओके, First off, within the bounds of electrochemistry, बेटा you need to understand the concept of ions. बेटा ion हमारे पास क्या चीज़ होती है? We talked about this, हम चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि बेटा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एटम, और एक चीज़ होती है बेटा जिसको हम कहते हैं आयन. बेटा हमने कहा था कि एटम ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास कोई चार्जेस नहीं है. हमें पता है कि एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा एक ऑर्बिट होता है. तो बेटा अगर मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाऊँ और इसके अंदर अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर एक प्रोटॉन, एंड इफ आई ड्रॉ अ न्यूट्रॉन ओवर है, ठीक है, और ऑब्वियसली उसका एक जो है ऑर्बिट होगा बाहर की तरफ और उसके पास जो है बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है. तो बेटा ये चीज़ हमारे पास एक एटम है. क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर गौर करें तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर इज बेटा कि आपके पास जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को बेटा कैंसिल कर देते हैं. दिस इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज एटम, जिसको हम कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बेटा, यानी इसका मतलब क्या है कि इसके चार्जेस बेटा बैलेंस होते हैं. बट व्हेन आई टॉक अबाउट द आयन, बेटा आयन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता कोई. ठीक है, अच्छा अब मसला ये है, सवाल ये कि आयन बनता कैसे? बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज कि बेटा आयन आपके पास तब बनता है जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आए या जाए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आए या जाएं. यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा किसी की चीज़ के ऊपर, अब बिलफर्स के तौर पे अगर मैं यहाँ पर से एक एटम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, तो मैंने यहाँ पर अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का बनाया था, राइट? बेटा अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ यहाँ से, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सिनेरियोज. ठीक है, आयन में बेटा 2 सिनेरियो होते हैं. या आपका आयन जो है वो पॉजिटिव होता है, या आपका आयन जो बेटा नेगेटिव होता है. अब यहाँ पर देखो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि बेटा यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था, तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन मौजूद था तब तक दिस वाज एप्लीकेबल, एंड दैट वी न्यू दैट ये हमारे पास आपस में कैंसिल कर रहे हैं, विच मेड दिस एंटायर थिंग एन एटम. ठीक है, लेकिन यहाँ से बेटा जैसे ही एटम यहाँ से जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, अब यहाँ पे क्या हो गया? जो हमने पहले इनिशियली पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया था, अब बेटा इलेक्ट्रॉन के निकलने से यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं रहा, राइट? अब यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसके पास, इस पूरी चीज़ के पास एक ओवरऑल चार्ज बेटा कैसा आ गया है? पॉजिटिव आ गया है. तो बेटा दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इज वन जो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, दैट इज कि बेटा आयंस की फॉर्मेशन हमेशा तब होती है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज़ होने की वजह से बेटा एक आयन हमारे पास बनता है. अब यहाँ केस में हमारे पास हमने पॉजिटिव आयन आपको बना के दिखाया कि यहाँ पर बेटा जब हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, इफ आई वर टू ड्रॉ दिस इलेक्ट्रॉन वंस अगेन, जब मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो हमारे पास यहाँ पर से एक नेगेटिव का चार्ज निकल चुका, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंटायर थिंग हैज़ नाउ अ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इनिशियली पहले पॉजिटिव नेगेटिव था, इस पॉजिटिव को नेगेटिव यहाँ पर से कैंसिल आउट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब हमारे पास नेगेटिव नहीं रहा तो अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रह चुका. ठीक है, तो हमारे पास बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से बेटा पॉजिटिव चार्ज बनता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल फैक्ट है जो आपने याद रखना है कि बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव आयन कब बनता है हमारे पास? जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूज़ होता है. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. ठीक है, अच्छा जी एक और करके देख लेते हैं. बिलफर्स के तौर पे अब मैं इसको दोबारा से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रही हूँ. ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यहाँ पर ये वापस से एटम बन चुका कि इसके पास अब नेगेटिव चार्ज है और इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है. बेटा अब अगर क्या यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी इफ़ आई वर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, लेट्स से कि मेरे पास किसी XYZ रीज़न की वजह से यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया. ठीक है, मैंने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन,
तो अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अब यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर बेटा मैं इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करूँ तो पहले मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव था, लेकिन जब बेटा एक और हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो ये देखो इस पॉजिटिव को एक ये नेगेटिव कैंसिल तो कर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करे। तो जो इनिशियल बात करी थी मैंने, राइट, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से निकाल दूँ, इसको एटम वाले स्टेट पे वापस लेकर आऊँ, तो यहाँ पे बेटा क्या है सिचुएशन है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में कैंसिल कर रहे हैं, विच इज़ न्यूट्रल, एटम है, राइट। लेकिन जैसे ही बेटा इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्या हुआ, दिस एंटायर थिंग हैज़ अ न्यू नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव को ना बेटा क्रॉस करने के लिए पॉजिटिव नहीं है हमारे पास, और क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नहीं है तो बेटा इस पूरी चीज़ के पास एक नेगेटिव का चार्ज पड़ जाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द मोस्ट क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस दैट वी हैव इन हियर इज कि बेटा कोई चीज़ आपके पास नेगेटिवली चार्ज तब बनती है, इट बिकम्स अ नेगेटिव आयन व्हेन यू गेन इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अगर ये बात आपको क्लियर है ना, आपकी आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री सॉर्टेड है। यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लूज होने से हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनता है, इलेक्ट्रॉन के गेन होने से हमेशा नेगेटिव चार्ज बनता है। बेटा इन चार्जेस के नाम भी होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई चीज़ मेरे मेटल ने जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो पॉजिटिव चार्ज बन गया, अब बेटर वे टू ऑलवेज एक्सप्रेस दैट इज बाय सेइंग, पॉजिटिव चार्ज नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि हमारे पास बेटा कैटायन बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने याद रखना है कि पॉजिटिव चार्जेस आर बेटा हमेशा नोन एज कैटायंस, ठीक है। इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि यहाँ पर कैटायन में टी है ना, इट लुक्स लाइक अ प्लस, तो यहाँ पे जो ये टी है इट लुक्स लाइक अ प्लस, दैट्स हाउ आई रिमेंबर कि मेरे पास जो आयन है कैट आयन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव आयन, नाम में ही है पॉजिटिव आयन, ठीक है। इसी तरह बेटा जो नेगेटिव चार्ज होता है, जब भी हमारे पास कभी भी जब आप एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, चाहे एक इलेक्ट्रॉन गेन करो, 2 करो, 3 करो, जितने भी, व्हेन यू गेन इलेक्ट्रॉन्स बेटे, तब आपके पास जो है वो चार्ज हमेशा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि हमारे पास जो न्यूट्रल बैलेंस है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, हेंस गिविंग द इंटायर थिंग अ नेगेटिव चार्ज। एंड सो यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट यू कॉल दिस सिचुएशन, व्हाट यू कॉल दिस सिनेरियो, यू नीड टू रिमेंबर कि बेटा जो नेगेटिव आयन होता है इसको हम हमेशा नेम देते हैं एन आयन का, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, एन आयन में डबल एन आता है, डबल एन का मतलब क्या है, वी टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा नेगेटिव और दैट इट इज़ नेगेटिव, सो यू कैन रिमेंबर इट हाउ एवर यू वांट टू, ठीक है, लेकिन रिमेंबर वन ऑफ दिस ऑटोमेटिकली दूसरा बेटा याद रहता है। तो बेटा क्रूशियल पीसेस ऑफ एविडेंस, यहाँ से की टेक अवे पॉइंट्स यहाँ पे मैं समराइज कर रही हूँ जल्दी से कि हमारे पास समराइज में क्या है कि बेटा यू नीड टू रिमेंबर दैट कैट आयन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी दी पॉजिटिव आयन्स, ठीक है। अनदर की पॉइंट वाज बेटा कि हमारे पास जो एनाइंस होते हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव आयन्स, ठीक है। तो दीज आर द 2 क्रूशियल थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। वंस दिस इज आउट ऑफ द वे, यहाँ पे से बेटा एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी, दैट इज़ कि बेटा इन्हीं आयन्स के ऊपर अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हम बेटा चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ते आ रहे हैं, दिस वॉज अ रीकैप ऑफ द इंटायर थिंग, राइट। अच्छा जी, अच्छा आयन्स बेटा मैंने कहा था कि 2 तरह के होते हैं, हमने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पर टू से वट एवर आई एम गोना से इज ऑल गोना मेक सेंस, ठीक है। बेटा आयन्स की जब हम बात करते हैं ना बेटा, आयन्स 2 तरह के हमारे पास प्राइमरीली होते हैं, लेट मी जस्ट पुट इट डाउन समवेयर हियर, ओके। बेटा जब भी हम याद करते हैं या समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा आयंस ना 2 तरह के होते हैं। आपके पास एक आयंस की जो कैटेगरी होती है, दोज आर नोन एज एलिमेंटल आयंस, ठीक है। बेटा एलिमेंटल का मतलब क्या होता है कि वो आयंस जो एलिमेंट से बने, एक ही एलिमेंट से बने, यू गेट मी। सो थिंग इज बेटा पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था कि ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स बेटा हमेशा पॉजिटिव 1 का चार्ज बनाते हैं, इसी तरह बेटा सारे ग्रुप 2 के पॉजिटिव 2 का चार्ज बनाएंगे, ऐसे ही ग्रुप 3 के बेटा पॉजिटिव 3 के बनाएंगे, ग्रुप 7 के बेटा नेगेटिव 1 बनाएंगे, ग्रुप 6 के नेगेटिव 2 बनाएंगे, ठीक है। बेटा ये पूरा बताया था मैंने कि ग्रुप 8 के कोई चार्ज नहीं बनाता। तो बेटा एज एन एलिमेंट जब एक आयन आपका बनता है, इसकी एग्जाम्पल में क्या आ गया, अगर मैं बात करूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल Na की, ग्रुप 1 में बेटा पॉजिटिव 1 का चार्ज बनाता है, सिर्फ हम पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव 1 नहीं लिखते, ठीक है। बेटा ये एलिमेंटल आयन है। इसी तरह मैं अगर Mg लिखूँ तो Mg क्या है बेटा 2 पॉजिटिव है क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर मौजूद है। इसी तरह बेटा मैं अगर Cl लिखूँ तो Cl ग्रुप 7 में बेटा नेगेटिव 1 का चार्ज बनाता है। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन लिख दूँ तो आपके पास ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है तो यह बेटा 2 नेगेटिव का चार्ज बनाता है। सो इफ यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड बेटा ये एलिमेंटल्स किस तरह से बन रहे हैं, रेफर टू मी सेपरेटली बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 8 और ये दोबारा यहाँ पर रिपीट करने का मकसद है, फिर वो पूरा चैप्टर यहाँ पर पढ़ा दूंगी मैं गलती से। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये बेटा एलिमेंटल कहाँ बन रहे हैं, दिस इज अगैन अ रीकैप ऑफ व्हाट वी स्टडीड बिफोर। बेटा इसके बाद मैंने कहा था कि आयंस आपके पास एक कैटेगरी और है जिसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक, और ये नाम से ही जाहिर हो रहा है। बेटा एलिमेंटल आयन के सिचुएशन में हमने क्या बात करी थी कि आपके पास एक ही एटम है, सो मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल Na है,
एक ही एटम है और बेटा इस एटम के ऊपर जो चार्ज पड़ेगा ना वो मेरे पास एलिमेंटल है, तो बेटा ये एक ही एटम के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज बन रहा है, ये एलिमेंटल आयन है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं Cl का एक यहाँ पर एटम बना दूँ, इसके ऊपर बेटा जो चार्ज पड़ रहा है नेगेटिव का, ये एलिमेंटल आयन है। बट बेटा पॉली एटॉमिक का मतलब क्या है? द वर्ड पॉली रिफर्स टू द आइडिया दैट हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की, मिनी, एंड एटॉमिक का मतलब क्या है? एटम। सो यहाँ पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसे आयन्स जो बहुत सारे क्लस्टर ऑफ एटम्स मिला के एक पूरे के ऊपर चार्ज पड़ जाए ना बेटा, इसको हम पॉली एटॉमिक कहते हैं। ये भी बात बेटा हम पहले कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दी थी कि यू रिमेंबर एटलीस्ट 6 ऑफ दीज जो बहुत कॉमन आपको मिलेंगी, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है आपको और हाइड्रोजन दिख रहा है, राइट। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपके पास एक बड़ा ऑक्सीजन का एटम और एक छोटा हाइड्रोजन का एटम, इस पूरे के ऊपर बेटा नेगेटिव का चार्ज पड़ता है ना, इसको हम पॉली एटॉमिक कहते हैं। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, पॉली एटॉमिक मीन्स अ क्लस्टर ऑफ एटम्स बाउंडेड टुगेदर एंड ऑल ऑफ दोज आर गोना कलेक्टिवली हैव वन चार्ज ऑन इट। ठीक है, इसी तरह जैसे अब मैंने हाइड्रोक्साइड का बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड इसकी एक एग्जांपल थी। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स कराई थी मैंने, जैसे कार्बोनेट है। ठीक है, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज आता है। ठीक है बेटा, इसी तरह मैंने आप लोग को जो है वो सल्फाइट बताया था, सल्फाइट के ऊपर बेटा 2 नेगेटिव का चार्ज आता है। इसी तरह बेटा सल्फेट बताया था, अगेन 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट मेनी, हमने अमोनियम आयन का पढ़ा था। ठीक है बेटा, अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज पड़ता है। ठीक है, सो ऑन एंड सो फॉर द आइडिया ओवर हियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि बेटा पॉली एटॉमिक का मतलब क्या है? दैट अ क्लस्टर ऑफ दीज एटम्स कंबाइन टुगेदर टू मेक अ होल चार्ज। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एक बीच में बेटा बड़ा एक नाइट्रोजन का एटम होगा और इसके साथ जो है वो छोटे छोटे 4 हाइड्रोजन के एटम्स लगे हुए होंगे। ये सिर्फ एक डिपिक्शन है, दिस इज नॉट हाउ इट एक्चुअली लुक्स, ये सिर्फ एक डिपिक्शन है, सो यू गाइस अंडरस्टैंड। बट ये पूरी चीज़ के ऊपर एक कलेक्टिवली पॉजिटिव का चार्ज पड़ रहा है। एंड आई नीड यू टू कंपेयर ये वाली सिचुएशन टू दिस सिचुएशन। फ़र्क नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक ही एटम के साथ आप डील कर रहे हो और इसी के ऊपर चार्ज पड़ रहा है, तो इसी को हम एलिमेंटल कह रहे हैं। और बेटा पॉली एटॉमिक हमारे पास क्या सिचुएशन है? जब आपके पास क्लस्टर हो और फिर उसके ऊपर कोई चार्ज पड़ जाए। बेटा ये लिस्ट आपको समझ में आनी लाजमी है, क्योंकि जब बेटा हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, आपको सबसे पहले यही ड्रिल समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर कोई फला कंपाउंड लिख दूँ, आयोनिक कंपाउंड लिख दूँ, तो उसके आयन्स को मैं आपको तोड़ना आना लाजमी है। तो बेटा ये जो आपके पास खास तौर पर पॉली एटॉमिक है ना, यू गाइस हैव टू बी एबल टू लुक इनटू दीज एंड बी एबल टू से कि अच्छा मेरे पास ये आयन है या नहीं है, या क्या है, या क्या सिनेरियो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, मिसिंग अ फ्यू ऑफ दीज फ्रॉम हियर, लेकिन आई राइट इट डाउन जैसे मेरे जहन में आता है। ठीक है, सो वी हैव कार्बोनेट, वी हैव सल्फेट, वी हैव सल्फाइड, वी हैव हाइड्रोक्साइड, वी हैव अमोनियम, और क्या था? ओके, ऐसे याद आता है, वी कैन मेंशन है। ठीक है, तो बेटा पहली ड्रिल आपके पास क्या होनी चाहिए? इज़ टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी XYZ कंपाउंड लिख दूँ तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड कि उसके आपके पास एटम, उसके अंदर कितने आयन्स मौजूद हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बेटा एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँगी, दैट इज़ कि हमने बेटा अगेन ये चीज़ चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, आई रिकैप दिस ओवर हियर एज वेल दोबारा से। बेटा आयोनिक कंपाउंड्स में एक बात हमने याद रखनी है, दैट इज़ मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि आयोनिक कंपाउंड्स बेटा जब सॉलिड होता है ना, when solid they do not conduct electricity, when solid no electricity is conducted। ठीक है, ये बात हमने लास्ट में क्लास में बात करी थी जब हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे, राइट। इसी तरह बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल कि बेटा जब ये लिक्विड होते हैं, मैं आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? याद करो हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट डिटेल पढ़ी थी कि मैंने कहा था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कोई चीज़ आयोनिक है या नहीं। बेटा आयोनिक कंपाउंड वो चीज़ होती है जिसके अंदर एक मेटल और एक नॉन मेटल हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जिसमें मेटल के साथ एक नॉन मेटल जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि नॉन मेटल और मेटल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पीरियोडिक टेबल में स्टेयर केस बनवाई थी अगर याद करो तो उसमें नॉन मेटल और मेटल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी क्या होता है, प्रैक्टिस के साथ ये भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो व्हेन आई सेड दैट, अच्छा व्हेन सॉलिड हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड नहीं होती बेटा, लेकिन जब आयोनिक कंपाउंड्स लिक्विड होते हैं ना, तब दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड और इज़ कंडक्टेड। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो आपने याद रखना है। तो बेटा जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, अभी मैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन जब पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर ये दोबारा से बात करूँगी। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा होती ही सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड में, इसी वजह से ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट और टू टॉक अबाउट वंस अगैन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो हमने कभी भी भूलना नहीं है। और बेटा अभी भी हम वो सारी बातें रिकैप कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुकी हूँ। असल इलेक्ट्रोलिसिस अभी तक हमने स्टार्ट नहीं करी है। तो दीज आर द स्मॉल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू गाइज हैव टू बी क्लैरिफाइड ऑन बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक हो गया। तो बेटा ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा किस चीज़ की होती है? आयोनिक कंपाउंड्स की होती है। ठीक है, कभी भी किसी और किस्म की मेटालिक की नहीं होगी। ठीक है, ना ही कोवेलेंट कंपाउंड्स की होगी। हमेशा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस होती ही
आयोनिक कंपाउंड्स की है। बेटा सवाल ये है आयोनिक कंपाउंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। आयोनिक कंपाउंड को हमेशा आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि आपके सामने अगर मैं कंपाउंड लिख दूं और उस कंपाउंड के अंदर एक मेटल पोर्शन है और एक नॉन मेटल पोर्शन है, बेटा आंखें बंद करके समझ जाना कि वो आयोनिक कंपाउंड है। इसकी एग्जाम्पल मैं देती हूँ यहाँ पर। देखो, अगर मैं आपके सामने लिखूँ CuSO4, ठीक है, तो ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस यू वुड नो कि बेटा Cu जो है वो क्या है, कॉपर है। कॉपर क्या होता है, मेटल होता है, ये बात तो हमें पता है। अगर मैं यहाँ पर सल्फेट की बात करूँ तो अव्वल तो सल्फेट आपको दिख रहा होगा, कॉमन नज़र आ रहा होगा। अभी मैंने यहाँ पर ऊपर जिक्र किया था पॉलीएटॉमिक्स में, देखो ऊपर हमने यहाँ पर अभी पॉलीएटॉमिक्स में SO4 2 नेगेटिव जिक्र किया, राइट। तो बेटा हमें ये बात पता है कि ये क्या है, दिस इज़ अ नॉन मेटल पोर्शन। सो नोइंग कि ये हमारे पास क्या है बेटा, नॉन मेटल पोर्शन है, ठीक है, और वो वाला पार्ट जो कॉपर वाला पार्ट है वो हमें पता है कि हमारे पास मेटल पोर्शन है। तो ऑब्वियसली आई वुड नो कि आंखें बंद करके कि बेटा ये क्या है, मेरे पास आयोनिक कंपाउंड है। तो बेटा दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि फलां चीज़ आपके पास आयोनिक कंपाउंड है सही या नहीं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा मुझे कैसे पता है ये नॉन मेटल पोर्शन है, बेटा सल्फर हमारे पास नॉन मेटल वाले पार्ट में आता है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल आपको रफली यहाँ पे बनाकर दिखाऊं तो रफली में याद करो, पीरियोडिक टेबल में मैंने क्या बताया था कि हमारे पास इस तरह यहाँ पर एक स्टेयर केस बनती है ग्रुप 3 से ऑनवर्ड्स, ठीक है। ऑब्वियसली जो सारे स्टेयर केस के इस साइड पर मौजूद है, मैंने कहा था कि वो सारा का सारा बेटा नॉन मेटल वाला पोर्शन है। अगेन दिस इज अ रफ डिपिक्शन, आपको पीरियोडिक टेबल ऐसे नहीं दिखता, ठीक है, बट मैंने कहा था कि ग्रुप 3 से स्टार्ट करो और स्टेयर केस बनाते जाओगे तो जो पोर्शन मैंने अभी हाईलाइट यहाँ पर किया बेटा वो सारा नॉन मेटल है। सल्फर और ऑक्सीजन बेटा इसी कैटेगरी के अंदर आता है, इसी वजह से मुझे पता है कि वो दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस ऑल्सो मेक्स सेंस, ठीक है। तो बेटा पहले आपका जो ड्रिल है ना वो यही आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आपके पास जो है वो दो आयन्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, नाउ व्हेन दिस इज आउट ऑफ द वे आई नीड टू एक्सपैंड ऑन ये वाला पॉइंट अ बिट मोर। बेटा मैंने एक बात करी कि व्हेन लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड, बेटा लिक्विड ना सिनेरियो दो होता है कि आपके पास एक जब कोई चीज़ मोल्टन हो, ठीक है, और एक जब कोई चीज़ पानी में मिली हो। इसकी टिपिकल एग्जांपल जो जिससे बेस्ट तरीके से याद रहता है दैट इज़ कि बेटा कंसिडर कि मेरे पास एक चॉकलेट का बार है, ठीक है, मेरे पास चॉकलेट है, मैंने उसको माइक्रोवेव में रख दिया और उसको गर्म करने के लिए रख दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो जो सॉलिड वाला पार्ट है वो लिक्विड में बदल जाएगा। मैंने उसको लिक्विड करने के लिए उसके अंदर कोई एडिशनल चीज़ नहीं डाली कि उसके अंदर मैंने कोई पानी नहीं मिलाया, उसको खाली क्या किया, मेल्ट किया हीट की वजह से, हीट के थ्रू। बेटा दिस इज समथिंग व्हाट यू कॉल और दिस इज व्हाट वी एसेंशियली से दैट दिस इज गोइंग टू बी मोल्टन। बेटा मोल्टन क्या होता है, जब आप सॉलिड से लिक्विड कर दो विदाउट एडिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है, सिर्फ आप उसको हीट करते हो वो मेल्ट हो जाता है। सच एज द केस ऑफ आइस, आइस है, अगर आइस है मैं उसको चूल्हे पे रख दूँ तो क्या होगा, मैं ना उसको कुछ, मैं उसके अंदर कुछ मिला थोड़ी रही हूँ, सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ उसको हीट अप कर रही हूँ, वो एज इट इज़ आइस से पानी बन गया, ना मैंने उसके अंदर कुछ ऐड किया ना मैंने उसके अंदर से कुछ निकाला। बेटा इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टन। बेटा हमेशा याद रखना केमिस्ट्री के अंदर जब भी आपके पास किसी भी कंपाउंड के साथ, जैसे NaCl है, NaCl के साथ अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा L लिख दूँ, दिस छोटा सा L इंडिकेट्स, एक सेकेंड, ओके बेटा ये जो छोटा सा L है ना बेटा, दिस इंडिकेट्स दैट अ सर्टेन समथिंग इज मोल्टन, ठीक है, इसके अंदर कोई पानी नहीं मिला हुआ, कुछ एडिशनल चीज़ नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो बेटा एक केस सिनेरियो हमारा क्या है कि जब आपके पास आप लिक्विड कैसे करते हो, किसी भी चीज़ को लिक्विड करते हो जब वो आपके पास मोल्टन हो। बेटा दूसरा आपके पास जो तरीका होता है किसी भी चीज़ को लिक्विड बनाने का, दैट इज़ टू मेक इट एक्वस, ठीक है, टू मेक इट एक्वस। बेटा एक्वस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो कि एक्वस हम लिखते कैसे हैं। बेटा कभी भी कोई कंपाउंड लिखा हुआ हो और उसके साथ छोटा सा यहाँ पर AQ लिखा हुआ हो, व्हेन आई से AQ refers to the idea that a certain something is added with water, ठीक है, यहाँ पर वाटर ऐड हुआ है, ठीक है, मैं प्लस वाटर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बेटा ऐड हुआ है पानी, सही है। सो व्हेन वाटर इज एडेड, तो यहाँ पर बेटा जैसे आप फॉर एग्जांपल वही चॉकलेट की एग्जांपल लो, अगर मैं चॉकलेट को हीट के बगैर उसको लिक्विड करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली उसको पानी के अंदर डिजोल्व कर दूँगी। तो उस केस में बेटा चॉकलेट क्या हो गई है, एक्वस हो गई है, इट इज़ नॉट मोल्टन एनी मोर, बिकॉज मोल्टन रिफर टू द आइडिया दैट इफ अ सर्टेन समथिंग इज converted from a solid into a liquid without adding anything onto it by just heating it. But then when I talk about aqueous, you need to understand and realize that if I am trying to make a solid into a liquid, what I'm doing essentially here is not giving it heat but dissolving it in water. तो बेटा ये बात आपने याद रखनी और ये बात समझनी है क्योंकि आपका पूरा इलेक्ट्रोलिसिस प्राइमरीली इन दो बातों पे बेस्ड है। दोबारा एक छोटा सा रिकैप करवाते हैं, जल्दी से सुनो। बेटा आयोनिक कंपाउंड, एक तो हमें ये बात याद रखनी है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है। बेटा हम कभी भी आयोनिक कंपाउंड को सॉलिड के फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती ही नहीं है, ये बात अभी हमने डिस्कस करी, राइट। तो हमारा जो अव्वल पॉइंट है दैट इज़ कि हमने उस चीज़ को, उस आयोनिक कंपाउंड को बेटा लिक्विड में कन्वर्ट कराना है। लिक्विड में कन्वर्ट कराने के दो तरीके हैं, या उसको हीट करके उसको मेल्ट कर दो, यानी उसमें कुछ एडिशनल बात नहीं करो, उसमें कुछ एडिशनल नहीं डालो, बस उसको सॉलिड से लिक्विड कर दो हीट की वजह से, ठीक है, दैट इज़ मोल्टन, ठीक है। और अगर बेटा कोई चीज़ एक्वस कर रहे हो तो उसमें हम बेसिकली पानी के अंदर उसको डिजोल्व कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक हो गया।
So I hope this is clear and I hope this makes more sense. Now beta, when this is out of the way, I need you to also understand one thing is, and that is कि बेटा जब हम पानी ऐड करते हैं ना, this means कि हम कुछ additional ऐड कर रहे हैं, which also means कि हम यहाँ पर additional ions को लेकर आ रहे हैं. When I say that, what I mean over here is कि बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में ना आपका जो प्राइमरी मकसद होता है ना करने का, सबसे पहले that is to figure out कि आपके पास लिक्विड में आयंस कितने. तो whenever I remember one thing and that is कि हमारा जो प्राइमरी मकसद है ना इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का, that is to predict the products of electrolysis. यानी कि आप इलेक्ट्रोलिसिस करने के नतीजा आपके पास क्या चीज़ आपको सामने निकल कर आएगी. ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर ये बात आपने समझनी है कि आपके पास आपको प्रोडक्ट्स तभी पता चलेंगे ना जब आपको पता है कि आपके लिक्विड के अंदर मौजूद क्या है, राइट. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा कि मोल्टन के अंदर आपके पास जो है वो 2 आयंस होते हैं, एक्वस के अंदर बेटा 4 आयंस होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं वो मैं अभी बताता हूँ, बट इतना समझ लो कि बेटा हमेशा मोल्टन के अंदर 2 आयंस मौजूद होंगे और बेटा एक्वस के अंदर हमेशा बेटा 4 आयंस मौजूद होंगे. आई विल कनेक्ट दिस कॉन्सेप्ट बैक अगेन वंस अगेन थोड़ी देर में, बट इसमें इतना सिर्फ समझ लो कि बेटा मोल्टन में हमेशा 2 आयंस होते हैं और एक्वस में हमेशा बेटा 4 होते हैं. ये बात यूनिवर्सल और एक फैक्ट रहेगी. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस ऑल्सो मेक्स सेंस. तो बेटा पूरे चैप्टर पढ़ने का ना इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट पढ़ने का मेन मकसद ये है टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. ये बहुत सारी वो बातें हैं जो बैकग्राउंड की चीज़ें जो आपने समझनी थी, अंडरस्टैंड करनी थी बिफोर वी रियली जंप इनटू द एक्चुअल टॉपिक. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर एंड हम अब चलो आगे बढ़ते हैं. ओके अच्छा बेटा, अब सवाल ये है कि इतनी देर से मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रही हूँ. सवाल ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है. ओके लेट्स मी एक्सप्लेन दिस हियर. बेटा वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस लिखो तो आपको नाम में ही चीख के बता रहा है नाम की इलेक्ट्रोलिसिस है क्या. बेटा रिमेंबर वन थिंग एंड दैट इज कि इलेक्ट्रो मीन्स और द वर्ड कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, द वर्ड कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. बेटा जहाँ पर भी वर्ड लिसिस का आ जाए, और ये बात यूनिवर्सल और एक फैक्ट रहेगी, जहाँ पर भी वर्ड बेटा लिसिस का आ जाए वी रेफरिंग टू ब्रेक डाउन. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चैप्टर 11 पढ़ेंगे ना वहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, लिसिस ब्रेक डाउन. बेटा आधे से ज़्यादा केमिस्ट्री या साइंस आपको जो है वो क्या बताती थी, नाम से ही बता देती वो खुद है क्या. ठीक है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, पानी के थ्रू ब्रेक डाउन हाइड्रोलिसिस. ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी वजह से ब्रेक डाउन इज इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, तो बेटा आपके पास ना IGCSE कैम्ब्रिज के अंदर आपके पास इसकी 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है. ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँ सिलेबस कॉन्टेंट में तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है डिफाइन. बेटा एक बात याद रखना, आपके सिलेबस कंटेंट में जहाँ पर भी वर्ड लिखा है ना डिफाइन, उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन एज इट इज रट्टा मारनी पड़ती है. ठीक है, अब मैं इसको कैसे बताती हूँ, उसके हम मार्किंग स्कीम में इसको कैसे डिवाइड करेंगे, मार्किंग स्कीम में किस तरह इस पर मार्क्स मिलते हैं. बेटा इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या था, ब्रेक डाउन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में ब्रेक डाउन है, सही है. सवाल ये है बेटा ब्रेक डाउन किस चीज़ का. अभी मैंने बताया ना ऊपर कि हम इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स की कराते हैं. ओके दैट्स वेल डन. अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या हमने जो आयोनिक कंपाउंड्स की करवानी है तो क्या वो सॉलिड में करवानी है, नहीं, हमने बेटा उसको एक्वस या मोल्टन फॉर्म में करवानी है. यही पूरी डेफिनेशन है, ये 4 बातें लिख दो खाली. सो इलेक्ट्रोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स ईदर व्हेन दे आर एक्वस और मोल्टन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. 4 वर्ड्स क्या थे हमारे, वापस गौर करते हैं. 4 वर्ड्स इज कि हमने बात करी कि इलेक्ट्रोलिसिस इज द ब्रेक डाउन. ठीक है, किस चीज़ का ब्रेक डाउन है बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन है. ओके ये बात लिखनी है हमने अपनी डेफिनेशन में. ठीक है, क्या आयोनिक कंपाउंड को सॉलिड होना चाहिए, नहीं, तो वी हैव टू से दैट इट हैज़ टू बी ईदर इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म. ठीक है, एक्वस फॉर्म. ठीक है, और किस चीज़ से हम ब्रेक डाउन करा रहे हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. बेटा पूरी 2 मार्क की डेफिनेशन यही है. इफ़ आई गो बैक डाउन नीचे, लुक एट दिस डेफिनेशन इन हियर, देखो ये लिखा हुआ है दैट इलेक्ट्रोलिसिस इज दी डिकम्पोजिशन. का मतलब बेटा ब्रेक डाउन नहीं होता. केमिस्ट्री के टर्म्स में बेटर टर्म ऑलवेज टू यूज इज डिकम्पोजिशन. ठीक है, ये बात याद रखना, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन, और हम आगे जाके ये वर्ड दोबारा पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोलिसिस इज दी डिकम्पोजिशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड व्हेन मोल्टन और इन एक्वस सोल्यूशन बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यही बात मैंने बताई थी, यही 4 बातें हमने करी एग्जैक्टली बिल्कुल यही 4 बातें हैं जो आपने इलेक्ट्रोलिसिस की बेटा डेफिनेशन में लिखनी है. तो आई होप यहाँ पर आप लोग का ना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या. बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में सिंपली क्या होता है कि मैंने बात करो, याद करो, मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि हमारे पास एक चीज़ होती है कंपाउंड, एक चीज़ होती है मिक्सचर. तो बेटा कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने का तरीका अलग होता है. क्यों, क्योंकि कंपाउंड में मैंने कहा था कि बिलफर्स के तौर पर मेरे पास ये Na है. ठीक है, और मेरे पास बिलफर्स के तौर पे ये मेरे पास Cl है. अब बेटा Cl नेगेटिव चार्ज होता है, Na पॉजिटिव चार्ज है. बेटा ये दोनों ने आपस में एक दूसरे से हाथ तो पकड़े हुए. अब मुझे हाथ बनाना नहीं आता लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ, मेरे चिकन हैंड्स हैं. ओके, तो बेटा यहाँ पर इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ तो है, लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि इन
इन एडिशन टू बीइंग होल्डिंग टू ईच अदर, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज है ना बेटा, इसकी वजह से भी इन दोनों में आपस में अट्रैक्शन है। एक तरह कह लो दे डोंट वांट टू लेट देमसेल्व्स गो एट ऑल। ये NaCl को पकड़ के रखता है और ये Cl Na को पकड़ के रखता है। बेटा अगर मुझे इन दोनों को पुल अपार्ट कराना है तो मुझे इसमें बहुत एक्सेसिव फोर्स देनी पड़ती है, बहुत एक्सेसिव एनर्जी देनी पड़ती है। तो बेटा इसी वजह से इस एक्सेसिव एनर्जी को देने के लिए मुझे बिजली देनी पड़ती है, ताकि बिजली इन दोनों को आपस में से खींचे। इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ती है, करंट मुझे देना पड़ता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को छोड़ दें। इसी वजह से बेटा इसको हम खास एक प्रोसेस के थ्रू तोड़वाते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो हमारे पास खास तौर पे कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि कंपाउंड्स के बीच में बेटा फोर्सेज होती हैं। बेटा यहाँ पर जब मैंने बात करूँ, याद करो कि हमने बात जब करी थी इसकी आयनिक कंपाउंड्स की, तो आई सेड और यूज द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? वो फोर्स जो चार्जेस की वजह से पैदा हो। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है ना। इंटरमोलिकुलर क्या है? जैसे Cl है, अगर मेरे पास यहाँ पर Cl पड़ा है और Cl यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, आपस में लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, बट देन दे डोंट हैव अ वेरी व्हाट डू यू से, एक तरह से इस तरह की फोर्स नहीं है जो इन दोनों को पकड़ के रखे, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं स्लाइड इनको निकालना चाहूँ तो ये आराम से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, चार्जेस नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड करूँ तो यहाँ पर देखो पकड़ के भी रखा हुआ, चार्जेस भी हैं। इसी वजह से दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे इसको इलेक्ट्रोलिसिस देना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ बेटा हर आयोनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। क्यों? क्योंकि आयोनिक, देखो मेटल एंड नॉन मेटल की बात आ गई। मेटल एंड नॉन मेटल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और हर आयोनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए इसी वजह से मुझे इसको इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर एक प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलिसिस है तोड़ना, किस चीज़ को? कंपाउंड्स को। कौन से कंपाउंड्स को? आयोनिक कंपाउंड्स को। सही है, समझ में आ गई, यहाँ तो क्लियर है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज ओवर हियर इज कि हम ये कराएंगे कैसे? क्या मेरे पास नमक का मैं पीस रख दूँ और उसमें क्या तार लगा दूँ, हो जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस? नहीं। यू नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेटा, अव्वल तो हम अगर नमक रख भी दें सामने, उसको हम तार लगा दें तो वो तो सॉलिड फॉर्म में कभी नहीं टूटेगी। हमने अभी देखा कि उसको मोल्टन या एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये चारों कंडीशंस बेटा मीट होनी लाजमी फॉर इलेक्ट्रोलिसिस टू हैपन। तो अगर अच्छा ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो नमक जो है पानी में मिला दूँ और फिर उसके अंदर तार डाल दूँ, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी? अगेन नहीं होगी, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए यू हैव टू हैव अ प्रॉपर अपरेटस, ठीक है बेटा। ये अपरेटस क्या है, अब जरा यहाँ पर गौर करो। देखो बेटा इस अपरेटस के लिए ना एक सर्किट बेसिकली हमने बनाना है, ठीक है। एक एक करके जरा समझना कि हमारे पास इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम इसको किस तरह से कर रहे हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ बैटरी, ठीक है। बैटरी को हम ऐसे शो कराते हैं, ठीक है। बैटरी है बेटा, बैटरी के साथ हमने तारें लगाई हैं, ठीक है भाई, ये तारें हो गई। ओके बेटा, इन तारों के एंड्स पे हमने रॉड्स लगानी है। ओके, सो वी हैव रॉड नंबर 1 इस तरह एंड वी हैव रॉड नंबर 2 इस तरह, ठीक है, ये भी हो गया। ऑलराइट, अच्छा भाई अब क्या करें? इन रॉड्स को भी कनेक्ट कर दें? नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो अब यहाँ पर असल चीज़ आती है, दैट इज़ कि दिस इज़ वेयर यू एक्चुअली पुट योर लिक्विड जिसको हमने तोड़ना है। तो बेटा ये हमारे पास इस तरह का एक बीकर होता है जिसके अंदर हम लिक्विड को पोर करते हैं, तो लिक्विड यहाँ पर जाता है। तो बेटा यहाँ पर जो रॉड्स हैं वो हमारे पास एक्चुअली इस लिक्विड के अंदर बेटा डिप्ड होती हैं। तो दिस इज़ द प्राइमरी थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द प्राइमरी सेटअप ऑफ हाउ द इलेक्ट्रोलिसिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। प्राइमरी हमारे पास सेटअप है बेटा। यहाँ पर मैं समझा रही हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, उसके बाद हम स्लाइड्स के ऊपर चलेंगे। बिल्कुल वही वाली बात जो थोड़ी मिस आउट अगर हुई भी होगी तो आई गो थ्रू देम, लेकिन प्राइमरी कॉन्सेप्ट अगर बेटा यहाँ समझ में आ जाता है ना, स्लाइड्स में कुछ भी नहीं है, वही वाली सारी बातें जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो बेटा दिस इज़ द प्राइमरी सेटअप ऑफ हाउ डू यू डू इलेक्ट्रोलिसिस। अब इन सारी चीज़ों के नाम हैं, तो ये नाम क्या है ज़रा इसको गौर करते जाओ बेटा। ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं बैटरी, अभी बता दिया था, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए बैटरी। ओके, ऑब्वियसली ये क्या है बेटा? ये हमारे पास वायर है। ओके, अब यहाँ पर दो चीज़ें और बचती हैं, दो क्या तीन चीज़ें बचती हैं बेटा। ये तो बीकर है ऑब्वियसली, ठीक है। ये आपका जो टब है या सेल है, जो सॉरी टब है, जो भी कहो, ठीक है, इसको हम बीकर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर बेटा दो चीज़ें जो आपने याद रखनी है बेटा। ये जो दो रॉड्स हैं ना, इन रॉड्स का हमारे पास नाम है इलेक्ट्रोड, ठीक है। इन रॉड्स को हम कंबाइंड कहते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनके नाम में ही द वर्ड रॉड हैपन्स। देखो रॉड, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स हैं ये दोनों, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोड्स के भी बेटा नाम है, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी, ठीक है। बट देन ये रॉड्स को हम जनरली इलेक्ट्रोड्स कहते हैं बेटा। पीछे जो ये लिक्विड है ना, इस लिक्विड को हम हमेशा कहेंगे जनरलाइज टर्म्स में दैट दिस लिक्विड इज इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली कराएंगे। द वर्ड लिसिस मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइट इज वेयर यू एक्चुअली हैव टू डू योर इलेक्ट्रोलिसिस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज बेटा, जिस चीज़ को तोड़ना है ना मुझे, जो लिक्विड मुझे बनाना था, वो ये लिक्विड मैंने यहाँ पोर इन करना है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस मेक्स मोर सेंस। लेट्स जस्ट गो ओवर इट रियली क्विकली। बेटा हमारे पास बैटरी है, ठीक है, हमारे पास जो है वायर गिवन है, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, सो द लिक्विड दैट वी हैव, और इस लिक्विड को कंटेन करने के लिए बेटा बीकर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखना बेटा, यहाँ पर जो है ना मैं कुछ चीज़ हाईलाइट करने लगी हूँ। आई नीड यू टू रिमेंबर वन थिंग बेटा, ये जो रॉड है, ठीक है, ये वायर, ये बैटरी, ठीक है, ये वायर और ये रॉड, बेटा ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा जो हाईलाइटेड हिस्सा मैंने यहाँ पर बताया है बेटा, ये जो पूरी चीज़ है ना, हम इसको एक्सटर्नल सर्किट कहेंगे, ठीक है। जो पूरी चीज़ यहाँ पर जो ग्रीन में हाईलाइट की हुई है बेटा, ऑल ऑफ दिस इज एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। ये एक्सटर्नल सर्किट का जिक्र मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बेटा इसमें से जाती कैसे है, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा ये एक्सटर्नल सर्किट है, इंटरनल सर्किट नहीं है हमारे पास कोई, ये बस एक वर्ड आपने याद रखना है, एक्सटर्नल सर्किट। सो एक्सटर्नल सर्किट इंक्लूड्स द बैटरी, द वायर्स एंड दी रॉड्स, ठीक है। तो बेटा आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी बेटा। ये बिल्कुल बेस कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपकी क्लियर है ना, पूरी इलेक्ट्रोलिसिस बहुत आसान है, सही है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज आउट ऑफ द वे एज वेल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इन हियर एंड दैट इज कि बेटा हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रोलिसिस की। हमने एक्सटर्नल सर्किट भी कर दी, उसके ऊपर भी मैं जिक्र करती हूँ थोड़ी देर में। बेटा जनरल इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा हम याद रखना कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस हमारे सिलेबस के अंदर ना दो हिस्सों में हम कैसे पढ़ते हैं, इसके हमारे पास एक वो इलेक्ट्रोलिसिस है जो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के थ्रू होती है, और मैं इसके ऊपर बात करती हूँ कि इनर्ट क्या होता है, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स पे होती है बेटा। एक इलेक्ट्रोलिसिस हमारी होती है वो जो कि हमारे पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे होती है। सो वी हैव रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सो वी हैव इट ऑन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एंड वी हैव इट ऑन दी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मुझे कैसे पता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। बिलफर्ज के तौर पर मैं ज़रा वापस इधर आ जाऊँ, मुझे कैसे पता मैं इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस करा रही हूँ या मैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करा रही हूँ। बेटा यहाँ पर इनर्ट और रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस डिटरमिन करने का जो तरीका होता है ना, वो ये रॉड्स के लिए रॉड से देख के हो जाता है, ठीक है। बेटा यहाँ पर याद रखना आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, ये रॉड्स को देख कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं या इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या है बेटा? आइडेंटिफिकेशन ये है, याद रखना और हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज कि इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस बेटा हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या, इनर्ट बेटा मतलब होता है अनरिएक्टिव, ठीक है। द वर्ड इनर्ट रिफर्स टू अनरिएक्टिव, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ क्योंकि हम आगे बहुत दफ़ा पढ़ेंगे, पीछे भी पढ़ा है हमने चैप्टर नंबर 8 में पीरियोडिक टेबल में। इनर्ट का बेटा मतलब होता है अनरिएक्टिव। बेटा ऐसे रॉड जो अनरिएक्टिव हों वो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स पे हो। अच्छा भाई, तो मुझे कैसे पता है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं? बेटा हमेशा याद रखना, अगर मेरे रॉड्स दो मटीरियल के बने हुए हैं, दैट इज ईदर इफ देर मेड अप ऑफ प्लेटिनियम, ठीक है, और ईदर इफ देर मेड अप ऑफ ग्राफाइट, ये अदर अल्फाजों में आपका पेपर इसको एज कार्बन भी रेफर कर सकता है, क्योंकि ग्राफाइट हमने याद करो पढ़ा था कि ग्राफाइट जो है वो कार्बन का एक फॉर्म है। बेटा अगर आपके पास आपका जो रॉड का मटेरियल है वो आपके पास प्लेटिनियम या ग्राफाइट का बना हुआ है ना, या कार्बन आपके पास मेंशन हुआ, वो हमेशा याद रखना कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस कराता है। बेटा ये कार्बन ग्राफाइट जो है ना, सिर्फ एक वाहिद एक जगह है जो बहुत आगे पढ़ाऊंगी, अभी नहीं, बहुत आगे जाके पढ़ाऊंगी, सिर्फ एक वाहिद वो जगह है जहाँ पर ये रॉड जो है वो रिएक्ट कर जाती है। लेकिन बाकी पूरे 99% ऑफ द केस के अंदर प्लेटिनियम और जो ग्राफाइट की इलेक्ट्रोड होती है ना बेटा, वो इनर्ट होती है, वो कभी भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा सकती। बात क्लियर हो रही है? एंड आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, तो मुझे कैसे पता है कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस है या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है? बेटा एनी अदर मेटल, एनी अदर एलिमेंट, एनी अदर एलिमेंट, अगर आपके पास रॉड्स उस मटेरियल की बनी हुई है ना किसी और एलिमेंट की, या याद रखना कि वो रॉड हमारे पास या वो इलेक्ट्रोलिसिस बेटा हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। बेटा पूरे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर भी आपके पास ये वाली इलेक्ट्रोलिसिस इज दी वन जो आपके पास क्वेश्चंस में आती है, प्राइमरीली ये आती है। आपके पास जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इसके क्वेश्चन हमेशा जो है वो डिस्गाइज्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग आते हैं, ठीक है। आपके पास अगर सवाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आ जाता है ना बेटा, दैट इज़ व्हेन यू हैव टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड कि हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। अगर आपकी आपकी जो बाकी के क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसीलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वाले के ऊपर आपको मास्टर करना, उस पर कमांड रखना इज़ व्हाट इज़ प्राइमरीली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड आई होप दिस ऑल्सो मेक्स सेंस, ओके।
अच्छा भाई, ये भी हो गया हमारा। ओके, नाउ दैट दिस इज़ आउट ऑफ द वे, ये भी सब हमने कर लिया। अब इसमें एक छोटी सी जो चीज़ रह गई है, दैट इज़ कि आपको अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैं आपके सामने कोई चीज़ लिखूँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी पीछे लिखा था CuSO4, बेटा आपको ये बात समझ में आने, देन दिस इज़ अ स्मॉल ड्रिल आई नीड यू टू डू। ठीक है, ड्रिल क्या है बेटा? ड्रिल इज़ कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिख दूँ CuSO4, इसके आगे मैं लिख दूँ लिक्विड, तो आपको देख के मुझे बता देना है कि इसके अंदर आयंस क्या है। बेटा पहले तो इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके मैं दिखाती हूँ ताकि समझ में आए। बेटा पहले स्टेप क्या है? टू फिगर आउट कि ये मोल्टेन है या एक्वस है। मैंने कहा था मोल्टेन में 2 आयंस होते हैं, आपके पास एक्वस में 4 आयंस होते हैं। ये भी कहा था कि जहाँ पर बेटा L लिखा हुआ है दैट मीन्स मोल्टेन। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर कितने आयंस है बेटा? 2 आयंस है। ओके परफेक्ट। कौन से 2 आयंस है बेटा? यहाँ पर है ही मटीरियल क्या, Cu है और SO4 है। SO4 पॉलीएटॉमिक आयन बताया था मैंने। ठीक है, इसको इंडिविजुअली मत लेना, ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो मैंने इधर आपको ये जो बताया है ना बेटा, ये पॉलीएटॉमिक्स देखकर आपको पहचानने हैं कि ओ ये तो एक ही पूरा आयन है, ओ ये तो पूरा एक ही आयन है, ओ ये तो पूरा एक ही आयन है। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और ये बात याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने याद करना है। ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पर 2 ही आयन्स हमारे पास हैं, दिस इज द पॉलीएटॉमिक आयन, दिस इज योर एलिमेंटल आयन। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास कौन से 2 आयन मौजूद है बेटा? मेरे पास Cu2 पॉजिटिव का आयन है और मेरे पास SO4 2 नेगेटिव का आयन है। मैंने कहा था बेटा पॉलीएटॉमिक एज इट इज़ याद रखना, रट्टा मारना है इनका। ठीक है, ये कहीं पर पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंशन नहीं होते, रट्टा मारना है एज इट इज़। ठीक है, अच्छा भाई, तो हमारे पास हमने बात कर ली लिक्विड है, मोल्टेन है, 2 आयंस थे, Cu2 पॉजिटिव हो गया और SO4 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, ओके वी नो दिस, ओके वी डन विद द फर्स्ट वन। ओके, दूसरा कर लेते हैं बेटा। अगर मैं कहूँ H2SO4, बल्कि H2SO4 को छोड़ो, मैं बाद में करवाती हूँ H2SO4। अगर मैं यहाँ पर कहूँ MgCl2 एंड अगेन इफ आई वर टू मेक इट अ लिक्विड, बेटा अगेन लिक्विड है तो मोल्टेन है, मोल्टेन है तो 2 आयन्स हैं, ये भी बात हमने कर ली। ठीक है, दो कौन से आयन्स नज़र आ रहे हैं यार मुझे? अगर इस कंपाउंड को मैं देखूँ तो इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? Mg है और Cl है। इसका मतलब कि इसके अंदर बेटा 2 आयन्स कौन कौन से हैं? यही 2 हैं। सो आई हैव Mg, बेटा सेकंड ग्रुप में है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा पड़ेगा? 2 पॉजिटिव का। Cl है कौन से ग्रुप में? ग्रुप 7 में, -1 का चार्ज पड़ेगा। बेटा यही 2 आयंस थे, मोल्टेन है ना, लिक्विड है तो 2 आयंस ये थे। ठीक है, लेट्स डू एन ईजियर वन अगेन। अगर मैं यहाँ पर बेटा तीसरी एग्जांपल लूँ एंड लेट्स से ऐसे NaCl, सेम एग्जांपल ये। ठीक है, इसके अंदर बेटा मुझे अगर और मैं कहूँ NaCl, बेटा मेरे पास क्या है? लिक्विड है। तो मुझे पहले यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दूँ तो आई हैव 2 elements, so Na and Cl. Okay, which means I have the ion Na here, I have the ion Cl over here. Na फर्स्ट ग्रुप में +1 का चार्ज है, ग्रुप 7 में Cl है तो अगेन -1 का चार्ज है। ओके, लेट्स मेक इट अ बिट हार्डर। अगर इसको मैं इंस्टेड ऑफ NaCl, अगर मैं इसको Na2CO3 कर दूँ, ओके नाउ आई सी समथिंग फेमिलियर एंड दैट इज़ कि ये मेरे पास एक पॉलीएटॉमिक आयन है। यहाँ पे बेटा कितने मुझे दिख रहे हैं? ठीक है, ये एक आयन मुझे नज़र आ गया और ये ऑब्वियसली दूसरा आयन मेरा ये रहा। ठीक है, अच्छा अगर मैं अभी लिक्विड्स पे हूँ, अभी मैं एक्वस पे नहीं जा रही। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या मुझे 2 आयन्स नज़र आ रहे हैं बेटा? ऑब्वियसली आई कैन सी आई हैव एन Na का एंड आई हैव CO3 का। बेटा मैंने बताया था पॉलीएटॉमिक अगेन पीरियोडिक टेबल में नहीं मौजूद होते, रट्टा मारना पड़ता है, वही जो लिस्ट मैंने दी एज इट इज माल्टो रट्टा। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है बेटा। Na मैंने कहा ग्रुप 1 के अंदर है तो ऑब्वियसली +1 का चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे बेटा आई होप ये बिल्कुल बेसिक वाली मैंने करवाया है यहाँ पर, ताकि ये बात समझ में आए कि हाउ डू आई फिगर आउट किस में आयंस के। दिस इज द पॉलीएटॉमिक, दिस इज द एलिमेंटल आयन। थोड़ा सा स्पाइस अप करते हैं इसको, इस दफ़ा हम इसको करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा अब एक्वस करते हैं। 5वीं एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूँ एंड इफ आई वर टू लेट्स परहैप्स से कि अगर मैं इस दफ़ा लूँ H2SO4, चलो H2SO4 भी बाद में रखते हैं कि H2SO4 में थोड़ी सी बात अलग है। ओके, इफ आई वर टू से बेटा PbCl2 एंड ऐसे दैट दिस इज एक्वस। ठीक है, PbCl2 लूँ और मैं कहूँ एक्वस है, होता नहीं है एक्वस ये, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर लेट्स से इफ आई वर टू से दिस इज एक्वस, तो बेटा पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक्वस का मतलब है मैंने पानी ऐड कर दिया। बेटा पानी ऐड करने का मतलब क्या है कि इन एडिशन टू दीज आयॉन्स बीइंग प्रेजेंट ओवर देयर, इसमें पानी के आयॉन्स भी होंगे। इसका मतलब क्या है? वी लीड टू अनदर डिस्कवरी ओवर हेयर इज दैट इज बेटा पानी के अपने आयॉन्स कौन कौन से होते हैं? पानी के आयॉन्स अपने होते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसका बेटा मतलब क्या है कि बेटा कभी भी कोई भी चीज़ एक्वस होती है ना, आंखें बंद करके सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए कि ये 2 आयंस तो बिल्कुल होंगे ही होंगे, देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू दैट। तो बेटा यहाँ पे जो 4 आयंस आपके पास होंगे ना, आंखें बंद करके आप लोगों ने लिख लेना है कि ठीक है इसके अंदर जो है वो H पॉजिटिव होगा, इसके अंदर बेटा OH नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी के 2 बचे कौन से? जो ये इसके अपने, सो वी विल हैव Pb2 पॉजिटिव, ठीक है, एंड वी विल हैव Cl नेगेटिव। ठीक है, बच्चों को मैं किस तरह से करवाती हूँ इसके, मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ बेटा अगर एक्वस कोई चीज़ लिखी हुई ना एंड इफ यू आर बिगिनर, अ बेटर आइडिया टू ऑलवेज स्टेट पहले कि आपके पास जो है वो एलिमेंट क्या है,
सो यू हैव PbCl2, ठीक है, एंड यू हैव टू मेंशन कि आपके पास और क्या है, वाटर है। अब इसको आयंस में ब्रेक डाउन करो। सो अब इसको आयंस में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Pb2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये आपके ट्रांजिशन मेटल है इसी वजह से है, ये 2 पॉजिटिव है, Cl ग्रुप 7 में है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वाटर के आयंस हमें पता है यूनिवर्सल है, H पॉजिटिव हो गया एंड OH नेगेटिव हो गया, ठीक है। एक और इस तरह की सिमिलर एग्जाम्पल करता है, ओके। Maybe let's perhaps say that this time what do I have is के what do I take, maybe let's say lithium fluoride, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये एक्वस है, ठीक है। अगेन बेटा सेम चीज़ है, एक्वस होने का मतलब क्या, पानी है। इसको मैंने अगेन क्या बताया था, एज अ बिगनर आपने क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये कहने से कि मिस इसके अंदर LiF होगा, लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो वाटर वाला पोर्शन मौजूद है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, ब्रेक डाउन करेंगे इनटू इट्स फर्दर कंपोनेंट्स, ठीक है, विच इज़ Li फर्स्ट ग्रुप में है तो पॉजिटिव, ठीक है, और F जो है फ्लोरीन वो हमारे पास ग्रुप 7 में है तो -1 का चार्ज पड़ेगा, तो F के ऊपर नेगेटिव का चार्ज। वाटर के बेटा यूनिवर्सल हैं, इसमें दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। तो बेटा इसके ऊपर कितने चार्जेस आ गए, अगेन व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज 4 आयंस ओवर हियर, ऊपर भी बेटा मैंने क्या देखे थे, 4 आयंस इन देयर। एक लास्ट एग्जाम्पल और करवाते हैं, उसके बाद फिर हम एक्चुअल इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ चलते हैं कि करना कैसे है इसको, ओके। बेटा लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल दैट आई हैव इन हियर इज बेटा हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। एक बात याद रखना बेटा, हमेशा जो एसिड्स होते हैं ना वो एक्वस ही होते हैं, एसिड्स हमेशा एक्वस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एसिड्स आर ऑलवेज एक्वस, ठीक है। विद इन सिलेबस बाउंड की बात कर रही हूँ मैं, एक्वस लिक्विड एसिड्स को बेटा हमेशा हम एक्वस ही कंसिडर करते हैं, एक्वस एसिड्स कभी लिक्विड्स नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि वो उनका मोल्टन फॉर्म नहीं है कोई, ओके। सो H2SO4 बेटा क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। अब मुझे आयंस क्या नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियसली मैंने कहा अभी कि क्या है बेटा, एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या है, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, यानी इसके अंदर H2SO4 वाला पार्ट होगा और इसके अंदर बेटा वाटर वाला पार्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बेटा इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन करने पर बेटा इसके अंदर जो पॉजिटिव वाला पार्ट है दैट इज़ H, तो इसके अंदर H पॉजिटिव का आयन है बेटा, और ये पूरे पॉलीएटॉमिक आयन है, विच मीन्स जो कि अभी मैंने लिस्ट में पीछे दिखाया था, विच मीन्स इसके ऊपर चार्ज बेटा कैसा होगा, 2 नेगेटिव का, SO4 2 नेगेटिव होगा। पानी का बेटा अपने वही चार्जेस होंगे, H पॉजिटिव का चार्ज होगा और बेटा OH नेगेटिव का चार्ज होगा। तो दीज आर एग्जाम्पल्स फॉर यू टू काइंड ऑफ लाइक हैव एन आइडिया कि अगर इफ आई वर टू ट्राई एंड फॉलो तो हाउ डू आई गेट दिस डन, ठीक है। तो अगर इसमें फिर भी नहीं समझ में आता है, लुक थ्रू फॉर फ्यू अदर एग्जाम्पल्स ताकि यू गाइज अंडरस्टैंड के व्हाट इज गोइंग ऑन इन हियर, ठीक है। चलो भाई यहाँ तक हमारी बात बेटा सारी क्लियर हो चुकी हैं। इसके अंदर जो प्राइमरी मुझे तुम लोग को समझाना था दैट इज़ ये वाला पार्ट, दैट इज़ कि उसको आयॉन्स में कैसे डिवाइड करना है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, ठीक हो गया, आगे आ जाओ, ओके। नाउ इसके अंदर एक बेसिक चीज़ थोड़ी सी और है जो मैं समझाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक बात है, आई डोंट थिंक मुझे बतानी चाहिए, लेकिन यहाँ फिर भी आई एक्सप्लेन फॉर दोस्त के जिनको थोड़ा रिविजन की ज़रूरत है। दैट इज़ कि बेटा ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयन है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है वो हमेशा एक नेगेटिव रॉड को अट्रैक्ट करेगी। सीधी बात है ना, पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। खुद कॉमन सेंस लगा के सोचो कि अगर मैं पॉजिटिव आयन रख दूँ और मैं आपसे पूछूं क्या वो पॉजिटिव रॉड को अट्रैक्ट करनी चाहिए, नेगेटिव रॉड को अट्रैक्ट करनी चाहिए, आपको मिस नेगेटिव रॉड को अट्रैक्ट करनी चाहिए, क्यों, ऑपोजिट अट्रैक्ट, ऑब्वियसली दैट इज करेक्ट, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास बेटा एक नेगेटिव आयन है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट दी पॉजिटिव रॉड, अगेन ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई इधर करूंगी, दैट इज कि हमने पीछे बात करी कि पॉजिटिव आयन्स को हम कहते हैं या नाम देते हैं कैटायंस का, ठीक है, और नेगेटिव आयन्स का बेटा नाम दे रहे थे एनायंस का, ये भी ठीक है। सवाल ये है कि नेगेटिव रॉड को क्या कहते हैं और पॉजिटिव रॉड को क्या कहते हैं। बेटा ये बात हमेशा याद रखना कि नेगेटिव रॉड इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कैथोड एंड द नेगेटिव रॉड इज पॉजिटिव रॉड इज ऑलवेज गोइंग टू बी नोड एज बेटा एनोड। यहीं पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये नहीं याद रहता कि नेगेटिव रॉड जो है वो कैथोड है या पॉजिटिव रॉड कैथोड है, क्योंकि बच्चे को ज़्यादातर ये लगता है कि अगर क्योंकि कैटाइन बेटा पॉजिटिव है ना तो कैथोड नेगेटिव है, तो यही नहीं याद रहता कि कैटाइन था या कैथोड याद रखना है। बेटा इसका बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल जिस तरह मैंने याद किया था दैट इज़ कि बेटा आयंस याद कर लो खाली, ठीक है, आयंस याद कर लो। अगर ऑब्वियसली याद सीधी बात है, कैटाइंस आर ऑलवेज गोइंग टू अट्रैक्ट कैथोड एंड एनायंस आर ऑलवेज गोइंग टू अट्रैक्ट एनोड्स, ठीक है, ये बात तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यू नीड, अगर आपको आयन याद रहेगा ना बेटा कि कैटाइन पॉजिटिव था तो ऑब्वियसली अगर वो कैथोड को अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली अगर कैटाइन पॉजिटिव है तो रॉड नेगेटिव होनी चाहिए, इसका मतलब कैथोड नेगेटिव होगा। तो बेटा ये रटा मारने की जरूरत नहीं कि कैटाइन पॉजिटिव आयन है और कैथोड नेगेटिव रॉड है, नहीं, रिमेंबर जस्ट दी आयन्स ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट रॉड्स है,
ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस ऑल्सो मेक सेंस। बेटा ये बात ना बहुत यूनिवर्सली, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है ना जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं रहता कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा है। क्योंकि बेटा कैथोड याद रखना लाजमी है कि कैथोड इज द नेगेटिव रॉड, एनोड इज ऑलवेज द पॉजिटिव रॉड। क्योंकि जब बेटा मैं प्रोडक्ट्स आपको करवाऊंगी ना बेटा, पूरा इलेक्ट्रोलिसिस आपका इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कैटाइंस हमेशा नेगेटिव रॉड के पास जाएंगे, एनाइंस बेटा हमेशा पॉजिटिव रॉड के ऊपर जाएंगे। इफ यू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड जस्ट दिस फैक्ट, सो ऑब्वियसली यू ऑल आर सॉर्टेड। क्योंकि अभी मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस आगे करवाऊंगी ना, तो वहाँ पर समझ में आएगा ये बात मैंने क्यों कही है। ठीक है, तो कैटाइंस विल ऑलवेज अट्रैक्ट और गो टुवर्ड्स द कैथोड, एनाइंस विल ऑलवेज गो बेटा टुवर्ड्स द एनोड। एंड यू हैव टू रिमेंबर नेगेटिव रॉड कैथोड, पॉजिटिव रॉड हमेशा बेटा एनोड कहलाया जाएगा। सही हो गया। तो आज चलो यहाँ पर भी हमने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, ये भी सब कुछ हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट, वी कैन एक्चुअली जंप ऑन टू द मेन टॉपिक दैट वी हैव नाउ एंड दैट इज, अच्छा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स बिल्कुल आखिर में हाथ लगाऊंगी इनको, अभी फिलहाल नहीं बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा जितने भी ऊपर हम सारी दास्तान कर चुके हैं ना, इसको जरा एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं फ्रॉम द एक्चुअल स्लाइड्स। ओके, सो वी डिड से कि बेटा इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, मैंने कहा था इट्स द ब्रेकडाउन, या जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस इज द डिकम्पोजिशन। इसको बेटा ये वर्ड याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये वर्ड बेटा डिकम्पोजिशन इज अप्रोप्रिएट वर्ड, हमेशा अपने आंसर्स में डिकम्पोजिशन लिखना, लेकिन आपको समझाने के लिए लेमैन टर्म्स में इधर बता देती हूँ कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलिसिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड व्हेन मोल्टन और एक्वस, ठीक है, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात हमने कर ली। ठीक है, 4 ये बेटा पॉइंट्स जो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर पॉइंट्स दिए थे, यही एग्जैक्ट पॉइंट्स आपने याद रखने। ब्रेकडाउन है आयोनिक कंपाउंड का जब वो मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में हो बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वही वाली सारी बातें बेटा एज इट इज़ याद रखनी। आगे आ जाओ। ओके, अब ये बेटा वो सारे कंपोनेंट्स आ गए जो हमने बात करी। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ और कही थी, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा नहीं कहा, दैट इज़ मैंने बेटा यहाँ पर कहा था कि रॉड्स के भी नाम थे। ठीक है, तो ये जो नाम मैंने यहाँ पर बताया है ना, कैथोड और एनोड, बेटे ये नाम ही हैं जो मैंने वहाँ पर मेंशन नहीं किए थे। अगर मैं यहाँ पर कहूँ एंड डू अ ड्रिल इन योर हेड, थोड़ा सा पॉज कर लो वीडियो ताकि समझ में आए। अगर मैं कहूँ बेटा ये रॉड पॉजिटिव है और मैं कहूँ बेटा ये रॉड नेगेटिव है, पॉज करो और सोच के मुझे बताओ कि अगर ये रॉड पॉजिटिव है तो उसका नाम क्या होना चाहिए। बेटा अगर ये रॉड पॉजिटिव है, हमने कहा था कि इसका नाम एनोड होना चाहिए। ठीक है, और अगर रॉड नेगेटिव है तो बेटा इसका नाम कैथोड होना चाहिए। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देख लो। ठीक है, नेगेटिव रॉड इज दी कैथोड, द पॉजिटिव रॉड इज गोना बी दी एनोड। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस ऑल्सो मेक्स सेंस। आगे बढ़ जाते हैं, चलो। ओके, राइट, हम कहाँ पर थे? यस, तो बेटा यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलिसिस जब करा तो यहाँ पर हमने बात करी कि हमारे पास एन इलेक्ट्रोड इज़ अ कंडक्टर। हमने यहाँ पर वही वाली बात करी थी कि बेसिकली हमारे पास जो रॉड्स हैं बेटा वो हमारे पास एनोड इलेक्ट्रोड कहलाई जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑफन मेटल होता है या ग्रेफाइट होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। दैट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू गो इन एंड आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या बेटा, जो पीछे लिक्विड हमारा मौजूद है। आगे आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइट क्या बेटा, वो लिक्विड, तो लिक्विड बेटा इधर मोल्टन फॉर्म में होगा या अपने एक्वस फॉर्म में होगा, जिसकी हम एक्चुअल इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होते हैं। यही बात करी थी ना कि हमने ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड करने जो लिक्विड फॉर्म में, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस दरअसल किस में करवा रहे हैं, जिस चीज़ को हमने तोड़ना है ना बेटा उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करा रहे हैं एंड उसी लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट इन जनरल टर्म्स कह रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। ये भी बात मैं कर चुकी कि अगर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, ओपनिंग ही मैंने लेक्चर इस बात से किया था कि आपका जो अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है तो हम उसको ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा बेटा, वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और पॉजिटिवली चार्ज चीज़ को हम बेटा कैटाइन कहते हैं। इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूँ तो मैं क्या बन जाऊँगी, मैं नेगेटिवली चार्ज बन जाऊँगी और मेरा नाम क्या हो जाएगा, एनाइन हो जाएगा। यही तरीका लिखा हुआ है कि बेटा पॉजिटिव कैटाइन जो होता है उसमें टी लगा हुआ होता है, यू नीड टू रिमेंबर कि कैटाइन है। नेगेटिव आयन में क्या होता है, एनाइंस के अंदर बेटा 2 एन्स हैं, इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव है, दैट मीन्स एनाइन इज अ नेगेटिव चार्ज। आगे आ जाओ बेटा, ये भी बात हमने कर ली। ठीक है, कि कैथोड क्या है बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव रॉड है। ऑब्वियसली सीधी बात है, वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेगा ना। पॉजिटिवली चार्ज आयन का नाम क्या था, कैटायंस। इसी तरह बेटा जो एनोड है वो हमारे पास क्या था, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। सीधी बात है, अगर आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड हो तो यू विल अट्रैक्ट दी नेगेटिव आयन्स, जिसका अदर अल्फाजों में फॉर्मल नाम में उसको हम एनाइंस कह रहे थे। आगे आ जाओ भाई। सेम थिंग, दैट कैथोड इज ऑलवेज गोना अट्रैक्ट कैटायंस, एनोड इज गोना ऑलवेज अट्रैक्ट दी एनाइंस। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो। अब यहाँ पर बेटा मैंने यहाँ पर एक वर्ड का जिक्र किया था, दैट इज़ एक्सटर्नल सर्किट। बेटा एक्सटर्नल सर्किट जिक्र करने का मेरा मेन मकसद क्या था कि मैंने कहा था कि जो ये रॉड है, सो दिस रॉड, लेट मी फिक्स दिस, होल्ड ऑन। ओके, मैंने कहा था बेटा ये जो रॉड आपके पास मौजूद है, ठीक है, ये जो आपके पास एक्सटर्नल वायर्स हैं और ये जो आपकी बैटरी है,
बेटा मैंने कहा था कि ये जो सारी चीज़ें ये एक्सटर्नल सर्किट के अंदर काउंट होती है। बेटा एक बात ध्यान में रखना, जो एक्सटर्नल सर्किट का मैंने जिक्र किया था ना, वो इसलिए किया था बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर कि पहले तो समझनी ही ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। बेटा एक बात याद रखना, ये बात फिजिक्स में भी अप्लाई करेगी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या है, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है बेटा, अगर मैं कहूँ ना इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक मीडियम है, उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेकर जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर यही बात समझनी है कि जब हम बात कर रहे हैं ना क्या नाम है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर रही है, तो बेटा ये जो चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, मैं इसकी ये बाउंड की बात नहीं करी, मैं जिस साइन की बात कर रही हूँ कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है। बेटा इलेक्ट्रिसिटी इस साइन के मूव करने की बात हो रही है। यू नीड टू रिमेंबर कि ये एक तो ये लिक्विड है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। तो बेटा ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दैट इज़ कि अगर मेरे पास, और मैं यहाँ पर एक एग्जांपल डिपिक्शन के साथ दिखाती हूँ ताकि समझ में आए। बेटा अगर मेरे पास यहाँ पर बिलफर्स के तौर पे लेट्स से मेरे पास एक आयन मौजूद है और लेट्स से ये Cl नेगेटिव है। बेटा चार्ज इस वक्त किधर है, जो ये साइन है वो किधर है, ये रहा। बेटा तो यहाँ पर लिक्विड के अंदर ये चार्ज कौन कैरी कर रहा है, लिक्विड के अंदर ये चार्ज कैरी करने वाला आयन है। तो अगर आपसे सवाल आता है कि हु कैरीज द चार्ज इन द लिक्विड इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आप कहोगे इट इज़ द आयन्स। ठीक है, अगर आपसे सवाल किया जाए वेयर इज़ द चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट, आप कहोगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जा रहा है ये। क्योंकि बेटा यहाँ क्या होता है ना कि आपके पास ये जो चार्ज है ना, ये यहाँ से निकल के इस रॉड के अंदर जाता है और ये रॉड के अंदर जाके जो है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और फिर ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्म जो है वो इन एंड अपवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। साइन किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है ना। तो ये चार्ज कौन कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। तो लिक्विड के अंदर बेटा चार्ज कौन कैरी कर रहा था, जो आपके पास द आयन। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, जो एक्सटर्नल सर्किट कौन है, ये जो रॉड है, ये जो बैटरी है, जो वायर है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर बेटा ये चार्ज कौन कैरी कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगली स्लाइड इसी के ऊपर बात हो रही है। देखो वेट पॉज के नहीं, ये रहा। देखो हमारे पास इन दी इलेक्ट्रोलाइट्स इट्स दी आयन्स दैट कैरी दिस चार्ज। ये याद रखना है, लिक्विड के अंदर चार्ज कौन कैरी करता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात कर रही हूँ। लिक्विड के अंदर चार्ज कैरी करने वाला बेटा आयन होता है, और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर बेटा चार्ज कैरी करने वाला बेटा कौन है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके पास थ्योरी में इसका 2 मार्क का क्वेश्चन आया है और वो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग जो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। आई नीड यू टू रिमेंबर दिस, दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट द चार्जेस आर कैरीड विद इन द लिक्विड बाय द आयन्स एंड आउटसाइड ऑफ द लिक्विड, दैट इज इन द एक्सटर्नल सर्किट, दिस चार्ज इज बीइंग कैरीड आउट बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑलराइट बेटा ये बात हम पहले कर चुके हैं, जरा इसको फिर भी एक दफ़ा देखना चाहो तो देख लो। एन आयन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड। बेटा यहाँ पर वी वाली बात मैंने कही थी कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल के रॉड के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर खुद सोचो अगर मेरे पास कोई चीज़ नेगेटिव है, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक Cl है और नेगेटिव है, बेटा अगर मुझे इसको न्यूट्रल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी नेगेटिविटी निकालनी है ना। अदर अल्फाजों में मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे इसको न्यूट्रल बनाना मेरा मिशन है, तो आई हैव टू वन वे और द अदर टेक द नेगेटिव चार्ज, या अदर अल्फाजों में मुझे इसमें से इस क्या नाम है इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना है। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है मुझे। अगर बेटा कोई चीज़ Na पॉजिटिव या अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरा काम क्या है, अगर मुझे इसको न्यूट्रल करना है तो मुझे तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ताकि न्यूट्रल हो जाए। तो व्हाट इज़ माई टारगेट हेयर, टू गिव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू गिव इट द इलेक्ट्रॉन, या अदर अल्फाजों में इसको मैं इलेक्ट्रॉन का गेन करवा दूँ। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से ये न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, अच्छा सवाल ये है कि इसको न्यूट्रल क्यों बनाना है। बेटा एक बात याद रखना, न्यूट्रल कोई भी चीज़ बनाने के लिए, न्यूट्रल हम अगर किसी चीज़ को न्यूट्रल बनाना चाहते हैं ना, उसका मतलब ये है कि हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब क्या है, इसको एक और आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। देखो बेटा एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ जो अपने आयोनिक फॉर्म में होती है ना, आयन वाली फॉर्म में, आपको कभी भी नज़र नहीं आती है, सो इट्स नॉट विजिबल। इसकी टिपिकल एग्जांपल देती हूँ, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अपने आयनिक फॉर्म में होती है वो नज़र नहीं आती है। बेटा कोई चीज़ अपने जब एटॉमिक फॉर्म में होती है ना, वो आपको नज़र आती है। अदर अल्फाजों में जो चीज़ अपने एटॉमिक फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, वो एक प्रोडक्ट है। ठीक है, वो आपके पास एक प्रोडक्ट है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाते ताकि समझ में आए। बेटा अगर मैं नमक उठा लूँ, ठीक है, और नमक को मैं सामने अपने रख दूँ, तो बेटा वो आपके पास विजिबल इसी वजह से है क्योंकि वो न्यूट्रल है। ऑटोमेटिकली वो पूरी चीज़ न्यूट्रल है, जब भी आपको वो नज़र भी आ रही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं उस नमक को पानी में मिला दूँ तो क्या होगा, गायब हो जाता है ना। पानी का कलर तो ट्रांसपेरेंट होता है, जब उसके अंदर मैं नमक मिला दूँ तब भी वो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो कहाँ चला गया मेरा नमक, कहाँ चला गया जो मैंने डिजोल्व किया था। बेटा यही बात मैं समझाना चाहती हूँ कि लिक्विड की फॉर्म में जब होता है ना, वो अपना आयनिक फॉर्म में बदल जाता है, वो आयन बन गया।
और मैंने अभी कहा कि आयन विजिबल नहीं है। अगर विजिबल नहीं तो उसका क्या मतलब है कि वो है ही नहीं? नहीं, ये बात गलत है। इट इज़ ओवर देयर बट यू कांट सी इट। तो यही वाली बात है बेटा, अगर मुझे कोई चीज़ दिखानी है, शो करानी है, कोई चीज़ विजिबल करानी है, आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि मुझे उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, मुझे उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। इसी वजह से बेटा हमें ये इलेक्ट्रॉन का जो गेन है या लॉस है ये कराना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ये बात समझ में आनी लाजमी है कि किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको न्यूट्रल फॉर्म में लेकर जाना लाजमी है। और न्यूट्रल फॉर्म में कैसे लेकर जाया जाता है? इधर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लो, निकाल लो, न्यूट्रल बन गए। अगर पॉजिटिवली चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, वो आपका न्यूट्रल बन गया। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। आई होप ये बात क्लियर भी हो गई होगी, समझ में भी आई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज होता है ना बेटा, हमेशा, और कॉमन सेंस वाली बात है, नेगेटिव चार्ज है, उसके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव है, तो वो अपना नेगेटिव चार्ज निकालता है ताकि वो प्रोडक्ट बन जाए। तो एन आयॉन्स, एंड आई हैव टू रिमेंबर दिस अगेन, एन आयॉन क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज को कह रहे हैं। एन आयॉन्स विल ऑलवेज गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड। ठीक है, एन आयॉन्स, ये बेटा नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज एन आयन है, नेगेटिव चार्ज एन आयॉन विल ऑलवेज गिव इट्स इलेक्ट्रॉन अवे टू दी एनोड। ठीक है, और यहाँ पे बेटा कैथोड में क्या होगा? पूरा जो ये इलेक्ट्रॉन घूम के जरा भाई साहब आते हैं ना हमारे, जो इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ पर घूम के आ जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेटा अगर इस लिक्विड के अंदर बिल्फर्स के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ कि मेरे पास Na पॉजिटिव है, तो बेटा ये जो पॉजिटिव है ना, ये चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो यहाँ से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से जाएगा और ये Na के अंदर चला जाएगा। Na के अंदर जाते साथ क्या होगा? दैट दिस इलेक्ट्रॉन वॉज गेन्ड बाय दी सोडियम एंड बिकेम न्यूट्रल। ठीक है, सोडियम बिकेम न्यूट्रल। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं कि Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो न्यूट्रल बन गया, और वहाँ से यही जो इलेक्ट्रॉन Cl ने जो लूज कराया था वो आपका Na ने गेन कर लिया। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस एंड आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। तो बेटा ये बात आपने समझनी है। यहाँ पर वही वाली बात मेंशन एक्चुअली हुई है कि आयन आयॉन्स मूव टूवर्ड्स द एनोड एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह कैट आयन्स मूव टूवर्ड्स द कैथोड ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकें, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है ना बेटा। अभी मैंने कहा था कि पॉजिटिवली जो चार्ज चीज़ होती है उसको जो है इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है ताकि वो न्यूट्रल बन जाए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो है वो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी एंड आई रियली होप दैट अ लॉट ऑफ दिस मेक सेंस। आगे आ जाओ। ये भी वही वाली बात है, सेम डिपिक्शन कि आपके पास जो एनाइंस है दे मूव टुवर्ड्स दी एनोड एंड कैटायंस विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स दी कैथोड। ठीक है, और ऑलराइट, ओके, द नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज गोना अराइव हियर। और बेटा ये भी बात हम कर चुके हैं प्राइमरीली, बट इसको हम एक दफ़ा फिर गो थ्रू करते हैं। बेटा प्रेडिक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा देखो हमने बात करी कि आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने अभी कहा कि हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रोलिसिस है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस है, एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस है। बेटा इनर्ट वाले इलेक्ट्रोलिसिस में हमने ये बात कही है कि हमारे पास जो है वो मोल्टन होती है या एक्वस होती है। बेटा मोल्टन में मैंने दोबारा बता देती हूँ। मोल्टन में मैंने कहा था कि हमेशा याद रखना कि जो भी आपके पास सब्सटेंस है, जैसे NaCl है, उसके अगर L लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? वो मोल्टन है। एंड उसका ये भी मतलब है उसके पास दो ही आयॉन्स हैं। इसी तरह बेटा अगर मैं एक्वस सोल्यूशन कह रही हूँ, तो अगर मैं कहूँ NaCl एंड अगर मैं कहूँ कि वो एक्वस है, तो बेटा ये बात याद रखनी है कि यूनिवर्सल याद रखनी है कि उसके अंदर बेटा 4 आयॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, 2 पानी के, 2 उसके अपने खुद के। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपने प्रिडिक्ट करना है ना, तो पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि उसके अंदर आयंस कितने हैं। अब बेटा कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई चीज़ अगर मोल्टन है तो मोल्टन का मतलब क्या है? उसके पास 2 ही आयॉन्स हैं, और 2 ही आयॉन्स का मतलब क्या है बेटा? 2 रॉड्स हैं अगर, और 2 ही आयॉन्स हैं, तो एक आपके पास जो है वो एक रॉड के पास चला जाएगा, दूसरे रॉड के पास चला जाएगा। तो बेटा मोल्टन के तो प्रोडक्ट्स आपके पास प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं है। इसकी टिपिकल एक एग्जाम्पल यहाँ पर देती हूँ ताकि समझ में आए। बेटा अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे दूँ NaCl, दोबारा से वही NaCl कहूँ और मैं कहूँ NaCl बेटा लिक्विड है, प्रेडिक्ट करो कि इसके बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हैं। आप कहोगे मिस इसके अंदर जो है वो 2 ही आयॉन्स हैं। ठीक है, मान लिए 2 आयॉन्स हैं। कौन से 2 आयॉन्स हैं? कह लिए भाई कि आपके पास जो है वो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ओके, यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा जब हैं ही 2 आयॉन्स, हैं ही 2 रॉड्स, कौन सी 2 रॉड्स हैं हमारे पास? एनोड है और कैथोड है। लिख देते हैं भाई, एनोड है और हमारे पास बेटा कैथोड है। तो बेटा सीधी बात है, कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा? अगेन याद करो हमने क्या बात करी थी, कैटायन पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो कैथोड नेगेटिव रॉड होगी। आपकी ईज के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नेगेटिव। ठीक है, और आपके पास रॉड नेगेटिव है, और बेटा एनायन जो है वो नेगेटिव आयन है, तो उसका रॉड बेटा पॉजिटिव होना चाहिए, तो बेटा एनोड बेटा पॉजिटिव है। बेटा कॉमन सेंस वाली बात है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि एनोड के पास कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही कैथोड के पास कोई कंपटीशन है। सीधी बात है, Cl जो है वो जाके एनोड के ऊपर चिपक जाएगा, Na बेटा जाके कैथोड के ऊपर चिपक जाएगा, बस। तो एनोड पे बेटा मोल्टन सब्सटेंसेस का जो आपके पास समझ में आनी चाहिए ना, दैट इज कि बेटा मोल्टन सब्सटेंसेस में क्योंकि एक ही चीज़ होती है तो उसके अंदर तो प्रिडिक्शन करना मुश्किल ही नहीं है। जब हैं ही 2 आयॉन्स, 2 ही रॉड्स हैं, वही दोनों प्रोडक्ट्स बन गए, बस इतनी कहानी है। सिंपल एक और दफ़ा कर लेते हैं इसको। भाई देखो अगर मैं यहाँ पर MgCl लिख दूँ, MgCl2,
आप कहोगे मिस इसके अंदर 2 आयॉन्स हैं, बिल्कुल सही बात है, 2 ही आयॉन्स हैं। यू कैन से Mg2 पॉजिटिव एंड यू हैव Cl नेगेटिव, यू एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अच्छा भाई, तो एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? भाई जब एनोड के ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एनाइन है, दैट इज क्लोरीन और क्लोराइड, ऑब्वियसली ये जाएगा मेरे पास एनोड की तरफ। तो ये हमारे पास बेटा एनोड का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास Mg है, मैं पूछूँ उसका क्या है, तो आप कहोगे मिस एक ही है, कैथोड के ऊपर एक ही जाएगा, दैट इज कैथोड पे यही प्रोडक्ट बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, मोल्टन में प्रोड्यूस करना तो बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है ना, जो आपके 2 आयॉन्स हैं वही जाके प्रोडक्ट बन जाएंगे, कहानी खत्म, ठीक है। यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि इसमें से कैथोड किस पे कैथोड पे क्या फिगर बन रहा है और एनोड पे बेटा क्या बन रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली कैथोड पे वो जाके बनेगा जो पॉजिटिव है, नेगेटिव पे जाके वो बनेगा जो एनोड पे वो जाके बनेगा जो बेटा आयन नेगेटिव है। बस इतनी सी कहानी और इतना सा बस, इतना आसान है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ मेन थी। अच्छा भाई, तो यहाँ पर जो मोल्टन मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, उसको हम जल्दी से एक दफ़ा बेटा पढ़ लेते हैं। बेटा ऐसे कंपाउंड्स, एक बात याद रखना, ऐसे कंपाउंड्स बेटा बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स से मुराद क्या है बेटा? द वर्ड बाइनरी रेफर्स टू द फैक्ट कि आपके पास कोई चीज़ 2 है। ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट्स है ना बेटा, उसको बाइनरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ KMNO4, विल आई से दैट दिस इज बाइनरी कंपाउंड? नहीं। क्यों? अभी मैंने कहा बाइनरी मतलब 2। तो यहाँ पर बेटा कितने आपके पास कंपाउंड्स दिख रहे हैं, एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। सो विल आई से दैट दिस इज अ बाइनरी कंपाउंड? ऑब्वियसली नॉट। तो बेटा ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं NaCl लेती और मैं कहूँ क्या ये बाइनरी है, आप कहोगे मिस बिल्कुल है। कैसे? 2 एलिमेंट्स है, Na और Cl, बस इतनी सी ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अ बाइनरी कंपाउंड इज अ केमिकल कंपाउंड कंपोज ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट इज द वर्ड की ये डिफरेंस इज द डिफरेंट एलिमेंट्स होने लाजमी और 2 ही होने लाजमी है। द वर्ड बाइनरी रिफर्स टू 2, ठीक है। मोल्टन कंपाउंड बेटा क्या होते हैं? मोल्टन कंपाउंड्स आर दी कंपाउंड जो अपने लिक्विड स्टेट में होते हैं ड्यू टू बीइंग हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। ऑब्वियसली जब वो मेल्टिंग पॉइंट अपना क्रॉस कर जाते हैं, सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वही हमारे पास उसको मोल्टन का नाम देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखो भाई NaCl की एग्जांपल गई, देखो Na है और बेटा Cl है मेरे पास, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। आगे आ जाओ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हाफ आयोनिक इक्वेशंस। बेटा हाफ आयोनिक इक्वेशंस में मैंने अभी कहा, थोड़ी सी मैंने हिंट यहाँ पर दी थी। एक बात ध्यान में रखना, हाफ आयोनिक इक्वेशंस बनाना भी यहाँ पर सिखा देती हूँ बेटा। एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई चीज़ नेगेटिव आयन चार्ज है, सीधी बात है, कॉमन सेंस बात है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि मुझे इलेक्ट्रॉन मैंने निकालना है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना रिमूव एन इलेक्ट्रॉन और मैं इसके अंदर Cl निकाल दूंगी अलग से। अभी बेटा यहाँ आयोनिक इक्वेशन कंप्लीटेड नहीं है, मैं थोड़ी देर में इसको कंप्लीट करती हूँ। इसी तरह अगर बेटा मैं कहूँगी मेरे पास Na पॉजिटिव है, आपके ख्याल में क्या इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए या लेना चाहिए? ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव है तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगी तो ये न्यूट्रल होगा ना, तो हम से प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूट्रल Na बनेगा, ठीक है। तो बेटा प्राइमरी कॉन्सेप्ट आपका ये है यहाँ पर। अच्छा भाई, तो बेटा ये हाफ आयोनिक इक्वेशन बेसिकली कहलाई जाती है टू शो कि किसी चीज़ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या लूज़ किया है, ठीक है। किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या लूज़ किया है। बेसिकली वी आर शोइंग कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या यहाँ पर बना है। बेटा इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है? Na बन रहा है। ऊपर प्रोडक्ट क्या बन रहा है? Cl बन रहा है। अच्छा, अब ये वाली इक्वेशन ना बेटा गलत है, अभी मैं बताती हूँ क्यों, लेकिन ये वाली इक्वेशन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। Na पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन कर दो तो वो Na बना देगा, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। और बेटा हाफ आयोनिक इक्वेशन है ये हमारे पास। अच्छा, अब अगर एक छोटा सा एक्सटेंडेड सवाल है, टेस्ट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये इक्वेशन जो मैंने Na पॉजिटिव वाली बनाई है ये कहाँ होनी चाहिए? कैथोड पे या एनोड पे? तो योर थॉट प्रोसेस शुड बी कि मिस Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कैटायन है, ओके। तो कैटायन किसके पास जा रहा था? कैथोड के पास जा रहा था। तो आप कहोगे मिस ये हाफ आयोनिक इक्वेशन में कैथोड पे हो रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है ये कहाँ पर चल रही है, ये कहाँ पर प्ले हो रही है, यू कैन से मिस ये मेरे पास एनाइन है, तो ऑब्वियसली ये गया होगा क्या एनोड पे, तो मिस ये आपकी जो आयोनिक इक्वेशन है ये हाफ आयोनिक इक्वेशन एनोड की है, विच इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं जैसे आपको आपकी हाफ आयोनिक इक्वेशन समझ में आ जाएंगी। हाफ आयोनिक इक्वेशन इतनी बार बनाने को आता है ना पेपर में जिसकी कोई हद नहीं है, बिकॉज अगैन दिस इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस वेयर अ लॉट ऑफ द किड्स आर ऑल्सो गोना मेक मिस्टेक्स। फॉर सम रीजन इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों को बहुत मुश्किल इसी वजह से लगता है क्योंकि उनकी यही जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई एम हियर फॉर यू गाइज टू क्लियर आउट दीज स्मॉल काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में और अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, आई मेंशन कि आपके पास जो ये वाली इक्वेशन है ये ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन गलत है। बेटा ये इक्वेशन गलत इसी वजह से है क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बनाते हो ना, और ये एक छोटा सा यूनिवर्सल फैक्ट है जो साइड पे भी लिखती हूँ, हमेशा याद रखना कि आपके पास जो गैसेज हैं, कौन कौन सी गैसेज यहाँ पे मेंशन करिए, इसको रट्टा मार लेना एज इट इज़। बेटा ग्रुप 7 की जो गैसेज हैं, सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
विथ 3 मोर गैसेज जो अलग से आपने याद रखनी, दैट इज हाइड्रोजन, विच इज ऑक्सीजन, विच इज नाइट्रोजन। बेटा कभी भी मोलिकुलर फॉर्म में जब भी हमारे पास प्रोडक्ट वाले फॉर्म में हम बात करते हैं ना बेटा, ये गैसेज हमेशा नेचुरली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। आप कभी भी नहीं लिख सकते कि मेरे पास जो है वो सिर्फ Cl प्रोड्यूस हुआ है, ये गलत है। Cl कभी ऐसे प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता बेटा, Cl हमेशा जो है वो इस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। इसी तरह ब्रोमीन, इसी तरह फ्लोरीन, इसी तरह आयोडीन, इसी तरह हाइड्रोजन, इसी तरह ऑक्सीजन, इसी तरह नाइट्रोजन। बेटा कभी भी ये गलती नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक एट ऑल, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि हमारे पास अभी मैंने क्या कहा कि हमारे पास हाफ आयोनिक इक्वेशन बेटा गलत मैंने बनाई है, इसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बेटा हमेशा NaCl जो है वो 2 की फॉर्म में यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक गलती और हो गई और एक गलत हमारे पास एक चीज़ और हो गई है बेटा, रिएक्शन हमारे पास हमेशा आई एम अज्यूमिंग ये बात पता होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशंस की ना 2 साइड्स होती हैं, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है इक्वेशन की, राइट। एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ओके, लेफ्ट साइड होती है बेटा और राइट साइड होती है, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में सिर्फ इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ राइट नाउ बेटा, इस इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है इसको दोनों को कंपेयर करें तो ये अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लेफ्ट साइड पे गौर करूँ तो यहाँ पर Cl तो 2 दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर एक Cl है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो मुझे यहाँ पर बेटा इसको बैलेंस भी करना लाजमी है, हाफ आयोनिक इक्वेशन को बेटा बैलेंस भी करना होता है। बैलेंस कैसे करूँ मैं यहाँ पर बेटा 2 लगा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ 2 नहीं लगेगा, ये 2 लिखने का मतलब है कि इस पर कोई चार्ज ही नहीं था, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर बेटा 2 बाहर की तरफ लगेगा, सही है। अच्छा भाई, तो अगर मेरे पास 2 क्लोरीन थे जिन पे नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या 2 क्लोरीन नेगेटिव चार्जेस का एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? ये भी बात गलत है बेटा, यहाँ पर भी 2 लगेगा। अब ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है, अब ये इक्वेशन करेक्ट है। यू हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेटा इनको बैलेंस करना आना लाजमी है, ठीक है। सवाल वही स्टैंड करता है, मैं दोबारा एक और एग्जांपल करवा दूँ ताकि समझ में आ जाए। बेटा सवाल यहाँ पर ये स्टैंड करता है कि इक्वेशन कहाँ पर थी, आपको अगर मिस ये मेरे पास जो है वो एनाइन है, इसका मतलब दिस रिएक्शन हैड टू बी ऑन दी एनोड, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं बेटा, लुक एट दिस अगेन वंस अगेन। Fluorine, chlorine, bromine, iodine, hydrogen, oxygen and nitrogen are gonna be always existing in these forms. Okay, let's perhaps make one more half ionic equations. बेटा अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ब्रोमीन नेगेटिव है, अब इसका हाफ आयोनिक इक्वेशन बनाओ। ब्रोमीन आया, डिपॉजिट हो गया, कहाँ जाके डिपॉजिट करेगा? एनायन है तो कहाँ जाके डिपॉजिट करना चाहिए? एनोड पे। तो इसकी हाफ आयोनिक इक्वेशन बेटा कहाँ होगी? एनोड के ऊपर। वेरी गुड, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, तो बी आर नेगेटिव है बेटा, इसकी हाफ आयोनिक इक्वेशन बनानी है। आपको अगर मिस अगर बी आर नेगेटिव है तो इसने इलेक्ट्रॉन देना है, गेन नहीं करना, देना है, सही है। देना है इसका मतलब क्या है, एरो लगा दूं और मैं कहूँ कि इसने जो है वो बी आर दे दिया और इसका इलेक्ट्रॉन अलग से निकल गया। क्या ये हाफ आयोनिक इक्वेशन ठीक है? आपको अगर नहीं, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? मिस ये तो ब्रोमीन है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट है मिस, आपने कहा कि यहाँ पर जो है वो 2 होना चाहिए एज ए प्रोडक्ट, बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 लगना है। अब यहाँ पर 2 लगने की वजह से हमारे थॉट प्रोसेस क्या है कि बेटा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अनबैलेंस हो गए। यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, यहाँ पर एक ही ब्रोमीन है, तो आई हैव टू डू इज बेटा इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगी। ये भी ठीक है, हमारी इक्वेशन ठीक हो गई। अभी भी ठीक नहीं है, क्यों बेटा? 2 ब्रोमीन के नेगेटिव चार्जेस, अगर मैं आपके सामने डिपिक्शन दिखा दूँ इधर अगर ब्रोमीन नेगेटिव है और एक और मेरे पास ब्रोमीन नेगेटिव है, तो बेटा ये दोनों मिलके एक इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे? ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देयर हैज़ टू बी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हियर, तो बेटा यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन दैट यू हैव टू डू, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कुछ इक्वेशंस अपने एंड से प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि हाफ आयोनिक इक्वेशंस बेटा बनानी आनी लाजमी है। एक मैं आप लोग को जो है वो कैथोड की भी करवा देती हूँ बेटा। एक कैथोड की और हम कर लेते हैं, बिल्फर्स के तौर पर कैटायन ले लेते हैं। कैटायन बेटा कौन से होते हैं? पॉजिटिव वाले। अगर मैं यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव ले लूँ, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अगर न्यूट्रल करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, राइट। अच्छा, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो मुझे क्या करना पड़ता है? क्या मुझे इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है कि लेना पड़ता है? अगर मुझे पॉजिटिव चीज़ होती है तो ऑब्वियसली इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम न्यूट्रल। तो बेटा मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं कहूँगी प्लस, क्योंकि दिस नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं कहूँगी प्लस इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन दूँ क्या इसको? नहीं, 2 देने पड़ेंगे, ठीक है, 2 दे दिए। अब क्या हुआ? 2 देने पर हमारे पास क्या बन गया? Mg बन गया, बस। क्या मुझे इस पर 2 लगाने की लाजमी ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ इन पे लगता है, किसी और पे नहीं लगता, राइट। सो आई होप बेटा दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस मेक सेंस। हाँ बेटा आयोनिक इक्वेशंस आप लोग को बनानी आनी चाहिए। जल्दी से इसको गो थ्रू करते हैं। ओके बेटा, व्हेन द आयन्स टच इलेक्ट्रोड्स, वही मैंने कहा था जो पूरी इधर दास्तान ऊपर सुनाई थी। कहाँ चली गई वो दास्तान मेरी? ये रही बेटा। यहाँ पर जो मैंने पूरी दास्तान सुनाई थी कि हमने जो आयन था वो जब इलेक्ट्रोड को टच कर रहा था तो ईदर इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स और ईदर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर वही वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ईदर गेन्ड और लॉस्ट, ठीक है।
क्रिएटिंग न्यूट्रल सब्सटेंसेज। बेटा अदर अल्फाजों में वी आर बेसिकली डूइंग इज प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पर। और बेटा ये प्रोडक्ट इज बेसिकली जो आपको नज़र आता है, अगर मुझे कॉपर नज़र आ रहा है ना रॉड के अराउंड बनता हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मुझे ऑक्सीजन बबल के गैसेस नज़र आ रहे हैं तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है वो भी बेटा प्रोडक्ट बन रहा है। तो दीज न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो है वो एज अ प्रोडक्ट रिलीज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ये बात क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से जल्दी से देख लो, मैं इसको ये भी समझाती हूँ 2 सेकंड में, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो जिसमें यहाँ पर बताया कि बेटा ये भी हमने पढ़ लिया कि एनायंस विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायंस विल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बात तो मैं पता नहीं कब से करती आ रही हूँ, ये बात अब रट चुकी होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। सवाल यहाँ पर याद है, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, नए नए अल्फाज नजर आ रहे होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। बेटा एक बात याद रखना, आपके सिलेबस में ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप आगे पढ़ोगे, चैप्टर 5 में 6 में पढ़ोगे, ठीक है। वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट फिर से आएगा। बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, यू गाइस हैव टू बी फेमिलियर विद द वर्ड्स देमसेल्व्स। बेटा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन, और एक चीज़ होती है जिसको बेटा कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ओके। बेटा हमेशा याद रखना रिडक्शन की ना 2 आपके पास डेफिनेशंस हैं, दैट इज नंबर 1 जब आपका ऑक्सीजन निकल जाए, सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। और आपके पास ऑक्सीडेशन का नाम से ही पता चल रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ओके। बेटा एक तो इनके टर्म्स में, ऑक्सीजन के टर्म्स में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बात बता सकते हो। रिडक्शन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन बेटा क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछूं तो रिडक्शन क्या होता है, और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन क्या होता है। बेटा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू नीड टू रिमेंबर दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, gain of electrons is known as reduction, loss of electrons is known as, कहाँ गया, yes, loss of electron is going to be known as oxidation, ठीक है। बेटा in terms of अगर आपको ये याद रखना है ना, gain of electrons रिडक्शन होता है और loss of electrons ऑक्सीडेशन होता है। इसकी जो हमारे पास निमोनिक है ना, that is oil rig, that is oxidation is loss of electrons, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटा ये सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ये जो ऊपर वाला है ना बेटा, हम ये जब पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, ठीक है। लेकिन आपको याद ये रखना है, मैं आपको कंबाइन यहाँ पर ये बात बता रही हूँ क्योंकि द वर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिफर टू द आइडिया ऑफ कि आपके पास जो है वो लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। अब सवाल ये किस चीज़ का गेन लॉस की हम बात करें। अगर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बेटा मैं कह रही हूँ ना, तो रिडक्शन आपके पास हमेशा ऑक्सीजन का रिमूवल को हम रिडक्शन कहते हैं, या ऑक्सीजन के गेन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। या अगर बेटा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा जा रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन में लूज हुआ है या गेन हुआ है, तब आप कहोगे कि मिस अगर मैंने गेन किया है, इलेक्ट्रॉन मैंने गेन किया है, तब मैं रिडक्शन करा रही हूँ। जैसे कि अगर Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज बेटा क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था ना, तो मैं कहूंगी कि Na या सोडियम हैज़ बिन रिड्यूस्ड, या सोडियम ने रिडक्शन करी है। इसी तरह अगर मैं Cl नेगेटिव लगा दूं आपके सामने, तो Cl नेगेटिव बेटा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो बेटा जब आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन कर रहे हो। तो दिस इज द कॉमन आइडिया दैट यू हैव टू, और दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर एज द कॉन्सेप्ट कि आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। और एक्जैक्टली वही यहाँ पर बात हो रही है कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज द रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा पूरी वो डिपिक्शन है, तो ये हो कैसे रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। बाकी बेटा आगे एग्जाम्पल्स हैं ऑन हाउ द इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली हैपन्स, तो इसको फिर मैं पार्ट 2 के तौर पे जो है उसको फिर मैं कंटिन्यू करूँगी।